ओके ठीक है। मीनवाइल जी स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग? मिडिल ईस्ट पे हम बात कर रहे थे। मुझे बताइए मिडिल ईस्ट पे हमने क्या डिस्कस किया था? हमने वो पैलेस्टाइन वाला डिस्कस कर लिया था। अच्छा, यूएस नहीं आया आज, ईरान यूएस करना है। हमने वो कर लिया था मिडिल ईस्ट वाला, दूसरा इजराइल वाला, पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। फातिमा ने कहा नहीं कर लिया था। ओके ओके ठीक है, ठीक हो गया, ईरान यूएस करते हैं। ओके कुछ क्वेश्चन तो नहीं है पैलेस्टाइन पे? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क, फिर मैं आगे चलता हूँ। माइक पोम्पियो ने विजिट करना है जी, अगर आप फॉलो कर रहे हो। माइक पोम्पियो विल बी गोइंग टू यूएई एंड इजराइल। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने वाली है। Why US too afraid from Iran? US is not afraid of Iran. US is not afraid of Iran. US is just concerned about Iran. और वो क्या कंसर्न है अभी आएंगे उसके ऊपर, आज ये डिस्कस करना। ओके लेट्स स्टार्ट। ईरान यूएस ट्रेवल। अच्छा, इस पे क्वेश्चन की मल्टीपल वेज हैं जी, इसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म की डिबेट बनती है। बट दो तीन मेन पॉइंट जिन पे क्वेश्चन आ सकता है। एक तो एंगल है जिसमें यूएस विड्रॉल फ्रॉम जेसीपीओए, यूएस का जो विड्रॉल है फ्रॉम द ईरानियन डील, जिसको हम जेसीपीओए कहते हैं। Yes, that's true, Kainat. That's why I said it's very important. It's very important. अच्छा, यूएस का विड्रॉल जेसीपीओ से थोड़ा पुराना हो गया है, 2018 में किया था, 2018 में। लेकिन ये जो विड्रॉल है, इस विड्रॉल के नतीजे में द रिजल्ट, बिकॉज ऑफ द विड्रॉल फ्रॉम दिस जेसीपीओ, द यूएस हैज रीइम्पोज सैंक्शंस ऑन ईरान। यूएस की रीइम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस हुई हैं ईरान पे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच there has been increased hostility between Iran and US. A significant revival of hostilities between Iran and US, और उस hostilities में अगर आप देखें तो दो तीन डेवलपमेंट्स हुई, और वो डेवलपमेंट्स क्या थी? जनरल सुलेमानी वाला मर्डर था, उनका जो उनको मारा गया। फिर अमेरिका का ड्रोन ईरान ने मार गिराया था। फिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कुछ शिप्स को किया था, ईरानियंस ने थ्रेट किया था। फिर सऊदी अरेबिया पे हमले हुए उनकी अरामको कंपनी के ऊपर। सो ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये इसको मैं एस्केलेशन कह रहा हूँ। सो यूएस विड्रॉल फ्रॉम जेसीपीओए एंड द रीइम्पोजिशन ऑफ द सैंक्शंस ऑन ईरान रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड ईरान यूएस राइवलरी। ये जो डेवलपमेंट्स हैं, इनका इम्पैक्ट क्या है? What is the impact of this increased hostility? What is the impact of the US withdrawal from the JCPOA on Iran-US relations, on the region as a whole? ये सारी डिस्कशन हम करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन की वर्डिंग कुछ भी, अगर वो उठा दे जनरल सुलेमानी का मर्डर, तो भी यही लिंक करेंगे। अगर वो क्वेश्चन पूछ ले, अभी जो यूएन के ऊपर स्नैपबैक की बात की कायनात ने, और पहले भी सवाल पूछा गया था इसमें कि जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो ईरान का प्रोग्राम है, इस पे जो डिबेट हो रही है, ये क्या है? ये सारी चीजें को रिलेट करती हैं। एवरीथिंग इज को रिलेटेड टू ईच अदर। मैं इसलिए यहाँ पे रिकमेंड ये करूंगा कि मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन का एंगल लिखाने से पहले फुल डिटेल डिस्कशन करते हैं इस लाइन पे, जो लाइन मैंने अभी एक्सप्लेन की। और वो लाइन ये है कि यूएस ने जेसीपीओ से विड्रॉ किया, उसके बाद सैंक्शंस रीइम्पोज की, और उस रीइम्पोज करने के बाद ईरान और यूएस में राइवलरी बढ़ी है, एस्केलेशन बढ़ी है, और फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं और क्या हो सकते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट को डिबेट कर लेते हैं। व्हेन यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट, तो फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे इस सारी इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन किस किस एंगल में आ सकता है। आई गेस दिस इज व्हाट आई वांट कि हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन के एंगल में बात कर लेंगे। आर यू फाइन विद दैट? ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ऊपर दो तीन सवाल भी आए थे जी।
मिसाल के तौर पर एक स्नैपबैक वगैरह को कहना तभी आएंगे बाद में। डॉक्टर शमायूम आपने कुछ पूछा था, अगर आप प्लीज़ दोबारा पोस्ट कर दें। मेरे ख्याल में आपने पूछा था कि सितंबर तक क्वेश्चन बन जाता है, तो हम उसके बाद किसी क्वेश्चन को तैयार नहीं करते, लेकिन हम उसके आंसर में तो लिख सकते हैं। आई गेस इफ़ यू आस्क दिस वन, तो आंसर इज यस जी यू कैन। अगस्त सितंबर के बाद होने वाली कोई मेजर डेवलपमेंट हो जाए तो यूजुअली सवाल नहीं आता उसके ऊपर, लेकिन वो डेवलपमेंट आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं किसी और जगह पे जाके। दैट्स ट्रू। ओके, लेट्स गो। जेसीपीओ का एब्रिविएशन भी लिख दिया ऊपर, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, बट अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं स्ट्रक्चर क्या करूंगा, आई वुड डिस्कस जी। बड़ी आज डिटेल से डिस्कशन होगी, क्योंकि आज अगर आपको ये लेक्चर समझ ना आया तो आपको किसी जगह से समझ नहीं आना। ये कॉम्प्लेक्स डिबेट है ईरान और यूएस की, बहुत कॉम्प्लेक्स डिबेट है। इसको मैं कोशिश करूंगा कि सिंप्लीफाई कर दूं और बैकग्राउंड भी बता दूं, और वो बैकग्राउंड जो अपने पेपर में नहीं लिखना वो भी बताऊंगा, लेकिन जो लिखना होगा वो भी बता दूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी आप डिटेल मैगजीन वगैरह से पढ़ लेंगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल मामलात हैं, इसकी हम बात करेंगे। थोड़े से नहीं, काफी टेक्निकल मामलात हैं जी। मैं स्लो से चलूंगा हमजा, अगर मैं थोड़ा तेज हो जाऊं, इंसान हूं, गलती हो सकती है, आप मुझे पूछिएगा, मैं रुक जाऊंगा उस वक्त, मुझे कहेगा स्लो हो जाए तो मैं हो जाऊंगा दोबारा। सो ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद दैट। अच्छा, अब हमने बेसिकली स्टार्ट ही करना है, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है ना ईरान और यूएस में, वो न्यूक्लियर नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल जनरली मैं बात करूं तो इशू है, आपको पता है ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशन आया था 1979 में, उस रेवोल्यूशन का स्लोगन था डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। जो ईरानियन रेवोल्यूशन था, अमेरिका के साथ सेक्टेरियन नहीं हो सकता रेदा, अमेरिका सुनी नहीं है, अमेरिका डिफरेंट है, ईरानियंस का उससे बनेगा नहीं। उनका बेसिक इशू जो था वो दैट वाज 1979, मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इजराइल, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। ये स्लोगन था 1979 में जब ईरान में रेवोल्यूशन आया था। उसकी वजह ये थी कि अमेरिकन्स वर सपोर्टिंग द शाह गवर्नमेंट। रजा शाह पहलवी जो थे, जो बादशाह थे, उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे अमेरिकन्स। और उससे पहले 1950s में एक प्राइम मिनिस्टर थे, बड़े पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे, मुसद्दिक मलिक, डॉक्टर मुसद्दिक नाम था उनका, मुसद्दिक मलिक कह रहा हूं, डॉक्टर मुसद्दिक था। और उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ एक कू करवाया था अमेरिका ने और ब्रिटेन ने। तो अमेरिकन्स हैव बीन ट्राइंग टू इंस्टॉल मोनार्की इन ईरान। शाह ऑफ ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए जब खुमैनी साहब ने रेवोल्यूशन लेकर आए और तो शाह को बैक कर रहा था अमेरिकन्स, तो अमेरिकन्स की वजह से अमेरिकन्स के खिलाफ फिर रेवोल्यूशन आया, और उस रेवोल्यूशन में फिर शाह को तो कंडेम किया गया, लेकिन साथ ही अमेरिका के बारे में नारे लगे, मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इजराइल, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, बिकॉज उनको लगता है कि अमेरिका जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मिजरीज इन ईरान। खैर, कट स्टोरी शॉर्ट, तो एक वजह तो ये भी थी उनके ईरान की और यूएस के करंट कॉन्फ्लिक्ट की। दूसरी वजह, जब रेवोल्यूशन आया, वो उसकी फायदा की हिस्ट्री हो जाएगी, अमेरिका को कोल्ड वॉर में लगता था मोनार्की उनको हेल्प करेगी, इसलिए वो कर रहे थे। ना दूसरी वजह ये थी कि 1980 में जब रेवोल्यूशन आ चुका, तो ईरानियन रेवोल्यूशनरीज जो थे, उन्होंने अमेरिकी एम्बेसी को किया था, बिसीज कर दिया था। दे बिसीज द एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आप में से किसी ने मूवी देखी है आर्गो, ARGO, आर्गो मूवी? इट्स ऑन द सेम वन। सो उस अमेरिकन जो एम्बेसी थी उसको बिसीज किया था रेवोल्यूशनरीज ने, और उसको खतरा था अमेरिकन को, और एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस बना। अमेरिका ने एक खुफिया ऑपरेशन करने की कोशिश की, हेलीकॉप्टर्स भिजवाए कि उनको निकाल दें, बट इट फेल्ड। तो समहाउ एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट भी बना 1980 के बाद, जब अमेरिका के एम्बेसी और उसके स्टाफ को टारगेट करने की कोशिश की। कहना ये चाह रहा हूँ, अमेरिकन में और ईरानियंस में एक मिसट्रस्ट मौजूद था। फिर इसराइल के खिलाफ ईरानियंस बात करते हैं, वो भी अमेरिका के लिए मसला है। फिर ईरानियंस जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, और सऊदी अरेबिया अमेरिकन का एलाय है, ये भी एक इशू है। तो बहुत सारे इश्यूज बन गए बाद में उनके आपस में सॉर्ट ऑफ। लेकिन हम उस सारे इश्यूज के अंदर न्यूक्लियर की बात करेंगे। न्यूक्लियर इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट यूएस एंड ईरान हैव, इट्स नॉट द ओनली इशू। नाउ लेट्स सी न्यूक्लियर इशू क्या है। न्यूक्लियर इशू की बात करते हैं। मैं न्यूक्लियर इशू को समझाने के लिए थोड़ा सा पहले बता दूं कि ईरान का न्यूक्लियर इशू है क्या।
मैं 4 पॉइंट डिस्कस कर लूंगा। एक, ईरान का न्यूक्लियर इशू है क्या, दूसरा उस यानी मसला क्या है उसके साथ, दूसरी चीज हम बात करेंगे फिर जो JCPOA साइन हुई वो क्या है, जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव एक्शन हुआ वो क्या है, फिर हम बात करेंगे यूएस ने विड्रॉ क्यों किया, व्हाई इट विड्रू, और फिर देखेंगे उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। ये 3-4 पॉइंट्स हम जो है वो डिस्कस करेंगे। आई रिपीट दिस पॉइंट जी, आई विल स्टार्ट विद द इशू ऑफ द इरानियन प्रोग्राम, फिर JCPOA जिसको न्यूक्लियर डील कहते हैं एक तरह, वो है क्या, और वही बता रहा हूँ जुल्फ़िकार। और तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि यूएस ने विड्रॉ क्यों किया, सैंक्शंस क्या लगाई, और फिर देखेंगे उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। अच्छा लिखूं बोर्ड पे, व्हाट इज न्यूक्लियर इशू, हम पहले ये बात करेंगे, देन सेकंड विल बी JCPOA है क्या वो लिखेंगे, थर्ड व्हाई यूएस विड्रू फ्रॉम इट, और लास्टली इम्पैक्ट्स या इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ये 4 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जी, स्टार्टिंग विद द इशू। अच्छा, पेपर में आपने इशू भी नहीं लिखना, आपने डील भी नहीं लिखनी, ये सिर्फ बैकग्राउंड के लिए है। आपने ना डील लिखनी है ना इशू लिखना है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आप जब ये डिस्कस कर रहे हो बीच में ये पॉइंट्स आ जाएंगे सॉर्ट ऑफ। लेट्स सी द न्यूक्लियर इश्यूज। वो ये था, न्यूक्लियर इशू को समझाने के लिए मुझे ब्रीफली समझाना पड़ेगा एनपीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नाम सुना होगा आपने, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये ट्रीटी 1968 में बनाई गई, ये साइन की गई, और 1970 में ये एनफोर्स की गई, 1970 में ये एनफोर्स हुई। इस ट्रीटी में जो ईरान से रिलेटेड पॉइंट है मैं जरा वो उठा लूँ ताकि आपको समझ आ जाए इशू क्या है, ईरान के साथ मसला क्या है। क्योंकि हर बंदा कहता है कि ईरान के पास वेपन्स है, भाई मसला क्या है, इशू वेपन्स का नहीं है, इशू कुछ और है। अगर कोई स्टेट, ईरान से हट के हम बात करें, अगर कोई स्टेट एनपीटी पे साइन करे, इफ इट साइंस इट, तो वो कमिटमेंट करती है दैट इट विल नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। इफ यू साइन दिस ट्रीटी, you promise that you will not develop weapons, पहला पॉइंट। दूसरा, if you sign NPT, if you sign it, तो आप कहते हैं कि आपने वेपन्स नहीं बनाने, इट्स अ सेल्फ क्लेम प्रॉमिस, हमारी कमिटमेंट है हम नहीं बनाएंगे। लेकिन इवन इफ यू साइन दिस ट्रीटी और यू डोंट साइन इट, अगर आप साइन करते हैं या नहीं करते, यू हैव द राइट टू हैव सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। अगर आपने एनपीटी में साइन किए हैं या आपने नहीं किए, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपका राइट है टू हैव सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। सिविल एनर्जी से मतलब है आप न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बना सकते हैं, आप न्यूक्लियर से रिसर्च कर सकते हैं, आप न्यूक्लियर से मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लाहौर में अनमोल है, नहीं अनमोल है, क्या नाम है उसका, वो जो शेख जायद के साथ है, मेडिकल कैंसर ट्रीटमेंट है, जो भी नाम है उसका, अनमोल ही नाम है, ओके, अनमोल है। इसी तरह से डिफरेंट है, इरनम और इस तरह के नाम है डिफरेंट पाकिस्तान के शहरों के अंदर। तो वो भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हैं, जैसे चश्मा में है, जैसे कराची में है, आप मतलब सिविलियन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो राइट है सिविल एनर्जी का तमाम मुल्कों को, चाहे वो साइन किए हैं या नहीं किए। लेकिन मसला ये है, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी ओवरलैप करती है न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के साथ। कैसे ओवरलैप करती है, मिसाल देता हूं छोटी सी, यूरेनियम। आप यूरेनियम को नेचुरली इम्पेयर होती है, उसके अंदर डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, तो अगर आप यूरेनियम को प्योरीफाई करें, शॉर्ट लिमिटेड प्योरीफाई करें, लो प्योरीफाई करें, जिसको उस प्योरिफिकेशन को हम कहते हैं एनरिचमेंट। अगर यूरेनियम को कम एनरिच करें, कम प्योरीफाई करें, तो उससे आप बिजली बना सकते हैं, और अगर आप उसको ज्यादा एनरिच कर दें तो आप उससे वेपन्स भी बना सकते हैं। इफ यू एनरिच इट मोर तो आप वेपन बना सकते हैं, अगर आप कम एनरिच करेंगे तो आप उससे बिजली पैदा कर सकते हैं। ये मिसाल दे रहा हूं छोटी सी। अच्छा, एनरिच करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होते हैं वो भी सेम है, सेंट्रीफ्यूज। वो आप न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हो या वेपन बना रहे हो, आपने न्यूक्लियर उसको यूज करते हैं। ऑडियो ठीक आ रही है, नहीं आ रही है, फिर आपको कैसे पता
जी अब बताइए जी, आप बताइए। ओके, थैंक यू मनीषा। सेंट्रीफ्यूज की स्पेलिंग लिख दी आपने, ठीक लिखे हैं। ये लिख दिए जी, मनीषा ने नाम लिख दिया ऊपर सेंट्रीफ्यूज का। थैंक यू। अच्छा, ये स्पिनिंग मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, इससे एनरिचमेंट होती है, चाहे वो सिविल के लिए करनी हो या वेपन्स के लिए करनी हो, दिस इज यूज्ड। तो एक मिसाल दे रहा हूं, ये एक एग्जांपल है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स एज वेल। दैट्स ट्रू मनीषा। सो पॉइंट इज कि ये डिफरेंट प्रोसेस ओवरलैप करते हैं। तो फर्ज करें, अब ये सवाल गौर से सुनिएगा प्लीज। एक स्टेट है, वो कहती है मैंने सिविल, उसने एनपीटी पे साइन किए हैं, ईरान है फॉर एग्जाम्पल, ईरान ने साइन किए हैं एनपीटी पे, और एनपीटी पे साइन करने का मतलब प्रॉमिस किया है नो वेपन्स शैल बी डेवलप्ड, नो वेपन्स शैल बी डेवलप्ड बिकॉज दे साइन इट। लेकिन ईरान कहता है वी हैव द राइट टू हैव सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। तो ऑब्वियसली बात है, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का राइट हर मुल्क का है, ईरान का भी है, तमाम मुल्कों का है। लेकिन व्हाट इज द गारंटी, सॉरी सॉरी, व्हाट इज द गारंटी दैट द civil nuclear program that Iran is developing will not lead to the development of nuclear weapons? Is there any guarantee to that? ठीक है ना, आप ईरान कहते हैं मैंने सिविल न्यूक्लियर बना रहा हूं, वेपन नहीं बनाना, ठीक है, वो सेंट्रीफ्यूज परचेज कर लेंगे, वो एनरिच यूरेनियम करना शुरू कर देंगे। बाहर के मुल्कों को क्या पता दैट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ देयर एनरिचमेंट, क्या वो हाई एनरिच कर रहे हैं, लो एनरिच कर रहे हैं, वो वेपन बना रहे हैं या सिविल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट देम? तो एनपीटी कहती है वी डोंट ट्रस्ट देम। एनपीटी सेज दैट इफ यू हैव साइंड एनपीटी and which means you promise that you will not develop weapons, but you want a civil nuclear energy, so let's ensure that IAEA, the International Atomic Energy Agency, let's make IAEA inspect your civil plants. आप और वेरीफाई करेगी कि क्या आप सिविल ही बना रहे हैं। डिस्टॉर्शन, जी अब आवाज बताइएगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, मेरी आवाज ठीक आ रही है अब? ओके फाइन, ओके। नाउ व्हेन यू साइन एनपीटी, you promise that you will not develop weapons, but you want to develop civil nuclear energy. So to verify that your program remains civil, the IAEA will verify, it will inspect. वो इंस्पेक्शन क्या करेगी कि क्या आपकी जो एक्टिविटीज हैं दे आर ओनली रिलेटेड टू सिविल प्रोग्राम और यू आर सीक्रेटली ट्राइंग टू डेवलप वेपन्स। और आईएए वेरीफाई इसलिए कर रहा है बिकॉज आपने खुद प्रॉमिस किया है यू विल नॉट डेवलप वेपन्स। यस, सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ एनपीटीजी। यहां पे ईरान का इशू है। लेट मी नाउ लिंक दिस पॉइंट विद इशू ईरान। तो आईएए इंस्पेक्शन जो है वो अलाउ करेंगे, और आपको पता है आईएए जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को। आईएए रिपोर्ट्स टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ लेट्स सी, इसका अपना बोर्ड होता है और वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को सबमिट करता है। अब ईरान का इशू क्या था? आसान से इशू है। ईरान ने एनपीटी पे साइन किए 1970 में। 1970 में ईरान ने एनपीटी पे साइन कर दिए। ईरान ने एनपीटी पे साइन किए हुए हैं, प्रॉमिस किया हुआ है वेपन नहीं बनाएगा। फाइन। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी ईरान के पास पहले से थी। 1950 से अमेरिका ने उनको हेल्प की कि आप सिविल न्यूक्लियर एनर्जी बना लें, और ईरान ने बाद में एनपीटी पे साइन कर दिए कि हम सिविल एनर्जी तो रखेंगे, वेपन नहीं बनाएंगे।
IAEA इंस्पेक्शन करता रहा शुरू के अंदर, IAEA कंटिन्यू टू इंस्पेक्ट, वेरीफाई कि जी आपके पास वेपन्स तो नहीं है, फाइन, ठीक चल रहा था निजाम। 1979 में रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन आने के बाद, अब यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब रेवोल्यूशन आया, खुमैनी साहब आए, उन्होंने एक फतवा दिया, खुमैनी साहब ने, उन्होंने कहा दिस इज अ सैटेनिक प्रोग्राम, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये शैतानी एनर्जी है। खुमैनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे पहले, जो फाउंडर हैं रेवोल्यूशन के, रूहुल्लाह खुमैनी नाम था उनका पूरा। सो खुमैनी साहब ने, थैंक यू, आयतुल्लाह खुमैनी, एग्जैक्टली, खुमैनी साहब ने फतवा दिया कि शैतानी प्रोग्राम है, ये इस्लाम में मना है, हराम है, सिविल भी और वेपन्स भी। फतवा दिया, ईरान ने कहा ओके फाइन, ईरान ने कहा जी अब हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बना रहे, हमारे प्लांट्स बंद, वी आर नॉट डेवलपिंग और नॉट मैन्युफैक्चरिंग सिविल न्यूक्लियर प्लांट। वेपन तो बनाएंगे नहीं बिकॉज आपने एनपीटी पे साइन किए हुए हैं, लेकिन सिविल एनर्जी भी नहीं बनाएंगे। इफ देयर इज नो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, इज देयर नीड ऑफ IAEA इंस्पेक्शंस? इज इट नीडेड? इट्स नॉट, जरूरत ही नहीं है उसकी, बिकॉज अब सिविल प्रोग्राम होगा तो खतरा होगा। तो इन्होंने कहा जी सिविल प्रोग्राम भी नहीं है, वेपन भी नहीं है, यू आर नॉट वेलकम हेयर, आप चले जाए यहां से। चले गए आइए वाले। 2001 में 1980s गुजर गया, 1990s गुजर गया, 2001 में सैटेलाइट पिक्चर से पता चला कि शैतानी प्रोग्राम चल रहा है, दैट सैटेनिक प्रोग्राम इज वर्किंग सीक्रेटली, एंड दैट वाज डिस्कवर्ड in 2001 through satellites. 3 प्लांट्स थे ईरान के जहां पे न्यूक्लियर एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन, थ्रू सैटेलाइट्स इट वाज डिस्कवर्ड इन 2001। खैर कट तो सॉरी शॉर्ट, क्योंकि पेपर में लिखना नहीं है कि हिस्ट्री बता रहा हूँ। ईरान से पूछा गया कि आप अगर सिविल, ईरान ने कहा जी हमारा सिविल प्रोग्राम है, उनसे पूछा गया अगर आपका सिविल प्रोग्राम है, व्हाई यू डिड नॉट ब्रिंग इट इनटू द नोटिस ऑफ द IAEA? बिकॉज एज अ सिग्नेटरी ऑफ NPT, as a signatory of NPT, you are bound to allow IAEA inspections. आप उसके बगैर तो कर ही नहीं सकते। ईरान के अपने रीजन से उन्हें कहा जी IAEA इंस्पेक्टर्स हैव अमेरिकन स्पाइज, हम इसलिए नहीं करना चाहते। बट दिस इज नो एक्सक्यूज, आप इंटरनेशनल लॉ के सिग्नेटरी हैं, आप एक्सक्यूज तो नहीं बना सकते कि IAEA में अमेरिका वाले हैं जो इसलिए हम आने नहीं देंगे। बट अमेरिकन गॉट अलर्टेड बिकॉज how could Iran continue to secretly develop nuclear program without informing IAEA? तो छुपाता कौन होता है, जो लॉफुल काम कर रहा हो या अनलॉफुल काम कर रहा हो? ऑब्वियसली ईरान से मसला ये था, फियर ये था कि ईरान अगर छुपा रहा है, इट मींस इट इज समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन। ईरान might be interested in developing nuclear weapons. हो सकता है ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा हो इसलिए छुपा रहे हैं। और खासकर ईरान जैसे मुल्क को सिविल न्यूक्लियर एनर्जी क्यों चाहिए? इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री, इसको क्यों एनर्जी चाहिए, वो भी न्यूक्लियर? तो सेंस नहीं बनती, लॉजिकल नहीं बनती। सो समथिंग फिशी वाज गोइंग ऑन, फिशी उसको हम कहते हैं। बट द पॉइंट इज अमेरिका ने एतराज उठाया, यहां से ईरान का इशू बना शुरू हुआ। ईरान ने कहा कि नहीं हमारा राइट है, उन्होंने कहा भाई राइट के साथ ऑब्लिगेशन भी थी, कुछ आपने कुछ काम भी करना था, कुछ ऑब्लिगेशन भी थी, आपने वो नहीं की। ईरान ने कहा नहीं हम IAEA को लिमिटेड एक्सेस देंगे, ज्यादा एक्सेस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? क्योंकि हमने वहां में अमेरिकी स्पाइज होते हैं। सो इट वाज क्लियरली द वायलेशन ऑफ द NPT ट्रीटी बाय ईरान। कर सकते हैं कोमल, यू कैन, बट पॉइंट इज ईरान ने साइन किया हुआ ट्रीटी, बट इट इज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्रीटी, एंड दैट इज द कोर प्रॉब्लम एट दैट टाइम। अब इशू क्या बना? लास्ट पॉइंट है बिफोर आई कम टू द डील करने से पहले, अमेरिका की डिमांड ये थी, अब ये चूंकि इस जुमले का लिंक है डील के साथ, अमेरिका की डिमांड ये थी कि चूंकि ईरान ने पहले छुपाया है, इट हैज एक्टेड इलीगली, सो नाउ in compensation it must completely stall, it must completely halt all the civil nuclear energy. जितनी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोग्राम है वो सस्पेंड कर दे, खत्म ना करे, रोल बैक ना करे, सस्पेंड कर दे, और IAEA को फुली इंस्पेक्शन की इजाजत दे,
और IAEA वेरीफाई करे कि क्या ईरान पहले न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं बना रहा था छुप के। जब IAEA सेटिस्फाइड हो जाए, देन ईरान कुड बी अलाउड टू रिज्यूम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। जब तक IAEA कंफर्म नहीं कर लेता कि ईरान ने कोई फिशी गलत काम तो नहीं किया, इलीगल काम तो नहीं किया, इफ IAEA वेरीफाइज, फिर ईरान सिविल प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकता है। टेम्परेरीली इट मस्ट सस्पेंड। दो डिमांड्स अमेरिकन की, सस्पेंड योर civil nuclear program and allow full access to IAEA. Iran was unwilling to accept both. No full access, no suspension. This was the conflict. अब आप बताएं किसका आर्गुमेंट जस्टिफाइड था, ईरान का या यूएस का? एग्जैक्टली तो ईरान पे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे आप सिंपैथी ना रखिएगा प्लीज। दिस इसीलिए तो देखें, नोबडी सपोर्टेड ईरान, not even US, not even Russia, not even China, not even France, no country in the world, no UN Security Council member, not a single vote in favor of Iran, ever. तो अमेरिका ने सैंक्शन लगाई, फिर यूएन ने सैंक्शन लगाई, दे कंटिन्यू टू टाइटन सैंक्शंस ऑन ईरान। ईरान पे सैंक्शन लगती रही। अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ओबामा जब आए, उन्होंने सैंक्शंस मजीद बढ़ाई और फियर था दैट ओबामा माइट गो टू वॉर विद ईरान ऑन द न्यूक्लियर इशू। बट एनी हो, अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एफर्ट्स एक एग्रीमेंट हुआ जिसको हम JCPO कहते हैं। अल्टीमेटली सैंक्शंस जब वो टाइटन हुई तो ईरानियंस आल्सो केम टू द टेबल, और अमेरिकन और यूरोपियन एलाइज दे ऑल गॉट टुगेदर एंड दे साइंड दिस ईरानियन न्यूक्लियर डील, जिसको हम JCPOA कहते हैं, विच स्टैंड्स फॉर, ऊपर लिखा हुआ है, जॉइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील में साइन हुई थी 2015 में, इसको ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं। इस डील के अंदर जो स्टेट्स थी P5+1, ये P5+1 स्टेट्स थी, दे साइंड अ डील विद ईरान। ये P5+1 स्टेट्स कौन सी हैं? दे इंक्लूड 5 वीटो पावर्स प्लस जर्मनी। यस, थैंक यू हमजा, आपने लिख दिया। जुल्फिकार, आपके सवाल का जवाब नीचे है। सिर्फ अमेरिका को मसला नहीं है, यूएस भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, जर्मनी भी है। 5 वीटो पावर प्लस जर्मनी, ये सिर्फ अमेरिका को, अमेरिका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, बट अमेरिकन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ स्टेट इन इट, बट इट्स नॉट द ओनली स्टेट। जी, ओबामा उस वक्त थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी ने ये डील साइन की थी आके 2015 के अंदर। नाउ इस डील में P5+1 स्टेट्स ने साइन की एंड इट वाज एंडोर्स्ड बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एंडोर्स किया। ओके, नाउ लेट्स सी कि इस डील में है क्या, व्हाट इज इन दिस डील। अच्छा, आपको इनमें से कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, आपको ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं, आपको ये नंबर्स नाम भी याद रहे तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको, इसलिए मैं नंबर बता दूंगा लेकिन आप ना भी याद करिएगा। P5 इज, ऊपर स्टेट्स लिखी हैं असमा, ऊपर हमजा ने, तो इनमें से P5 से मतलब है 5 वीटो पावर्स प्लस जर्मनी। इन 6 स्टेट्स ने साइन किया ईरान के साथ, और ये डील जो है वो वेरीफाई की है उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूएस ने उसको वेरीफाई किया हुआ। ओके, नाउ लेट्स सी इसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं। देखिए, जब डील होती है तो बार्गेन होती है, कुछ ईरान ने कंप्रोमाइज करना होता होगा, कुछ उन स्टेट्स ने कंप्रोमाइज किया होगा, एक मिडिल ग्राउंड आया होगा। अब वो क्या था? इस डील में कहा गया कि ईरान कुछ कंसेशंस देगा। ईरान क्या कंसेशंस देगा? लेट अस सी। ईरान अलाउड IAEA फुल एक्सेस। ईरान मान गया, ठीक है, IAEA को फुल एक्सेस दे दो, पहला पॉइंट। दूसरा, Iran agreed to significantly reduce the pace of civil nuclear program. Reduce the pace. ईरान सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो प्रोग्रेस है उसको स्लो कर देगा, खत्म नहीं करेगा ऑब्वियसली, स्लो कर देगा। स्लो मींस कि जिस पेस के साथ वो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहे थे, दैट विल बी रिड्यूस्ड। अच्छा, अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईरान अपना, अमेरिका की डिमांड थी ईरान अपना प्रोग्राम सस्पेंड कर दे टोटली जब तक वेरीफाई नहीं होता, लेकिन
जो ईरान का पॉइंट ये था कि हम सस्पेंड नहीं करेंगे, हम स्टॉल नहीं करेंगे कंप्लीटली, हम अपनी पुरानी पेस जो सिविल प्रोग्राम की है वो चलती रहेगी। लेकिन यहां पे जी जी सब कुछ सिविल रिलेटेड है, मिलिट्री तो अलाउड ही नहीं है ना। देखिए जब आपने एनपीटी पे साइन कर दिए तो वेपन्स वाला तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो बात ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट सिविल। सो ईरान विल रिड्यूस द पेस ऑफ सिविल प्रोग्राम। ईरान कहते हैं हमारा सिविल प्रोग्राम है, हम वेपन नहीं बना रहे, लेकिन आप उसका पेस को स्लो कर देंगे। कैसे स्लो कर देंगे? छोटी सी मिसाल दे रहा हूं कुछ। फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसका लिंक बनता है करंट जो अमेरिका ने परसों लेटर लिखा, अगर आप में से किसी ने वो लेटर की कॉपी तो नहीं, उसके बारे में कमेंट्स पढ़े हो, अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेटर लिखे हैं कुछ, और वो लेटर बड़े इंटरेस्टिंग है। ये 2-3 दिन पहले की बात है, एग्जैक्ट डे मुझे याद नहीं, अगर आपको किसी को याद हो, बट 2-3 दिन पहले की बात। उसमें ये पॉइंट उठाया हुआ है, इस डील में लिखा था कि ईरान कैसे रिड्यूस करेगा। उसमें लिखा था कि ईरान के पास पढ़े, बहुत जरूरी है उसमें लिखा था कि ईरान के पास जो ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम है, ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम दैट ईरान हैज, एनरिच का मतलब जो ऑलरेडी एनरिच हुई है, उस यूरेनियम को ईरान सेल आउट कर देगा रशिया को। रशिया परचेज्ड ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम, मैं हमजा उस पर बात जाऊंगा, अभी बात जाऊंगा उस लेटर पे। रशिया विल परचेज ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम दैट ईरान हैज, खरीद लेगा पहला। दूसरा, अच्छा अगर ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम मुल्क से बाहर चली जाएगी, ऑब्वियसली ईरान के पास चांस कम हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, ईरान एग्रीड to reduce the number of, Iran agreed to reduce the numbers of centrifuges. अच्छा, ये लिंक मेरे बाद में गूगल करिएगा जी, ताकि आप ये समझ लें, ये टेक्निकल पॉइंट है, अगर आपको ये समझ नहीं आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू मुनीसा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। लेकिन प्लीज आप लोग ना इस पे टाइम अभी जाया ना करें, आप ये सुनिएगा जरा गौर से, ताकि आपका ये पॉइंट मिस ना हो जाए। ये जो लोग आप लोगों को कहते हैं ना लिंक शेयर करें, वो आपका टाइम जाया कर रहे होते हैं, इसलिए नहीं सुनना उनकी बात अभी। जस्ट किडिंग। सेंट्रीफ्यूज, अच्छा सेंट्रीफ्यूज की तादाद कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? सॉर्ट ऑफ होगा ये कि फॉर एग्जांपल ईरान के पास पहले 100 सेंट्रीफ्यूज थे जो ऑपरेट कर रहे थे, और उससे जितने भी यूरेनियम प्रोड्यूस करेंगे होंगे। अब ईरान को कहा गया दैट इट विल ओनली ऑपरेट एंड यूज, it will only operate and use the 20% of those centrifuges. 80% सेंट्रीफ्यूज जो ईरान के पास हैं वो ईरान के पास ही रहेंगे, बट ईरान उनको एनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं 20% को सिर्फ सेंट्रीफ्यूज को इस्तेमाल करेगा। तो मेरा आपसे सवाल ये है, द क्वांटिटी ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम, ईरान की ये क्वांटिटी प्रोड्यूस करने की, एनरिच्ड यूरेनियम को प्रोड्यूस करने की ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो 80% होंगे उसके पास, इस्तेमाल नहीं करेगा। अगला सवाल, गुड, अगला पॉइंट, जो परसेंटेज ऑफ एनरिचमेंट है, परसेंटेज ऑफ एनरिचमेंट वो भी ईरान कम कर देगा। फॉर एग्जांपल, जो 3.67% से ज्यादा एनरिचमेंट नहीं करेगा ईरान, जो यूरेनियम एनरिचमेंट होती है वो आमतौर पर जो सिविल जो एनपीटी अलाउ करती है, वो अलाउ करती है कि जी डिपेंडिंग अपॉन आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अप टू 20% एनरिच यूरेनियम कर सकते हैं एनपीटी में डिफरेंट इश्यूज के लिए। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको चाहिए होती है 90% से ज्यादा की एनरिच यूरेनियम चाहिए होती है। ईरान को लिमिट लगा दी गई, नहीं एनपीटी में 20% है, एनपीटी में 20% तक यूरेनियम एनरिच कर सकते हैं, बट ईरान के ऊपर लिमिट लगाई गई कि वो 3.67% से ज्यादा यूरेनियम एनरिच नहीं करेगा। ईरान विल ओनली गेट अ प्योर यूरेनियम अप टू 3.67%, नॉट मोर देन दैट। ऑल्दो एनपीटी अलाउज इट कि वो 20% तक कर सकता है, और न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए 90% एनरिच यूरेनियम चाहिए। तो ईरान की परसेंटेज ऑफ एनरिच यूरेनियम वाज
3.67% ये फिक्स कर दी गई। समझ आइए इस बात की नहीं आई? डिड यू गेट दिस पॉइंट? जी अंबर, दैट्स ट्रू। नहीं समझ आई? यूरेनियम जो होती है ना जी, यूरेनियम के अंदर होते हैं आइसोटोप्स होते हैं। जो प्योर यूरेनियम होती है वो इट इज लेस देन, मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता, बट इट्स लेस देन 1%। 1% भी, यानी 1000 आइटम होंगे, 100 आइटम होंगे, उनमें से एक आइटम भी प्योर यूरेनियम का नहीं होता। इट्स लेस देन दैट। तो आपको क्या चाहिए? आपको ऐसी यूरेनियम चाहिए जो इसमें 3.67% तक प्योर यूरेनियम हो। ऐसी ईरान अचीव कर सकता है। अगर ईरान जो एनपीटी कहती है कि आप यूरेनियम को प्योरीफाई कर सकते हैं अप टू 20% तक, बट ईरान को कहा गया कि नहीं, 20% नहीं, आप कम एनरिच करोगे, लो क्वालिटी यूरेनियम रखोगे। 3.67% होती है, ओके फर्क। तो इस स्थिति में कहा गया कि जो ईरान है वो 3.67% तक यूरेनियम को प्योरीफाई कर सकता है, उससे ज्यादा प्योरीफाई नहीं कर सकता। तो अगर आप गौर करें इनके अंदर, तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये एनपीटीटी में जो कहीं अलाउड थी ईरान को, कि एनपीटी में लिखा था कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी रख सकते हैं, बट उस रखने का राइट है उससे भी कम कर दिया गया ईरान का, और ईरान ने एग्री कर दिया। ईरान ने कहा हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, हाँ पेस स्लो कर देंगे। जो ऑलरेडी एनरिच यूरेनियम है वो हम बेच देंगे, जो सेंट्रीफ्यूज है वो हम कम इस्तेमाल करेंगे, जो यूरेनियम है हम वो कम एनरिच करेंगे। Ultimately means we will have a slower nuclear program, civil nuclear program. This was the ultimate decision in the JCPOA. अब ये ईरान सेक्रीफाइस कर रहा है, बदले में मिलेगा क्या? बिकॉज और कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। जी सही, आई विल ट्राई जी, मैं बड़ा लिखता हूँ अभी इसको। बिकॉज मरियम देयर वाज नोबडी एल्स हु वुड बी बाइंग दैट। ओके, लेट्स सी कि इसके बदले में ईरान को मिला क्या, व्हाट ईरान गॉट इन रिस्पॉन्स। ये तो ईरानियंस की तरफ से एक मिला, उनको एक्सेस मिला, बट लेट्स सी उसको बदले में क्या मिला। बड़े इंटरेस्टिंग, अब ये पॉइंट जरा ध्यान में रखिएगा, इसका डायरेक्ट लिंक है, इसका डायरेक्ट लिंक है यहां पे जो करंटली होने वाली डेवलपमेंट्स है उसका, जो मैं आपको इसके बाद बात करूंगा, वो आपको समझ नहीं आएगी अगर आपको ये बात समझ नहीं आएगी। ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है आपने। और दूसरा पॉइंट, अमेरिका ने कहा, मतलब सॉरी अमेरिका कह रहा हूं, ये P5+1 ने कहा कि अगर ईरान ये स्टेप्स लेता है, IAEA को इंस्पेक्शन की इजाजत देता है, अपने सेल आउट कर देता है, सेंट्रीफ्यूज 20% इस्तेमाल करता है, 3.67% तक एनरिच करता है, ये कंडीशंस जो इस JCPOA में लगाई गई, इस JCPOA में जो लगाई गई कंडीशंस, इन पे ईरान फॉलो करता है, तो in the after first 6 months, सही बताइएगा ये ठीक राइटिंग है या और बड़ा करूं इसको? 6 months तक अगर ईरान इन कंडीशंस को फॉलो करता है, in that case the sanctions will gradually be lifted on Iran. ईरान से स्लोली ग्रेजुअली सैंक्शंस 6 महीने के बाद लिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, अमेरिका हर मुल्क तो अलग है, यूएन की जो सैंक्शन है वो ग्रेजुअली, IAEA रिपोर्ट देगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को 6 महीने के बाद, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देखेगी ईरान कर रहा है कंप्लाई, अच्छा जी ठीक है, उस पर सैंक्शंस कम करना शुरू कर देंगे ग्रेजुअली। आपको पता है ईरान के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस थी, लॉट्स ऑफ सिविल मिलिट्री सैंक्शंस। अगर ईरान कंटिन्यूज टू कंप्लाई फॉर 5 years, 5 साल तक ईरान कंप्लाई करता रहे, तो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं तमाम खत्म हो जाएंगी। ऑल सैंक्शंस विल बी लिफ्टेड इन 5 years इफ ईरान कंटिन्यूज टू कंप्लाई। ये जुमला अगर आपने समझ लिया ना, तो मुझे मजीद बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये जुमला समझ जाएंगे। 5 साल तक ईरान कंप्लाई करता रहेगा, तमाम सैंक्शन, इकोनॉमिक भी खत्म, मिलिट्री भी खत्म, आर्म्स एम्बार्गो भी खत्म, इकोनॉमिक सैंक्शन भी खत्म। लेकिन अगर इन 5 सालों के अंदर, अब सुनिएगा प्लीज, इफ विद इन दोज 5 years
एनी पार्टी ऑफ द डील, ये 6 मुल्क थे ना, P5+1, एनी सिग्नेटरी ऑफ द डील reports to the UN Security Council that Iran is violating the deal, then sanctions will automatically be reimposed. I repeat this point. ये जुमला, ये जो ऊपर लिंक शेयर किया है उसका टाइटल भी यही है. If any party जिसने साइन किए हो, जो इस डील का हिस्सा हो, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ये कहे कि ईरान वायलेट कर रहा है इस डील को, तो सैंक्शंस विल ऑटोमेटिकली बी रीइम्पोज्ड. दोबारा वोटिंग नहीं होगी, नो वोटिंग एट ऑल, ऑटोमेटिकली बी रीइम्पोज्ड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. वोटिंग की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी. इसको हम कहते हैं स्नैपबैक. दिस इज कॉल्ड स्नैपबैक प्रोविजन. ये समझ आइए जी. पहले जुमला बताएं, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा रिपीट करता हूं, बिकॉज सारी डिस्कशन ही अब ये हो रही है क्योंकि 5 साल पूरे हो रहे हैं अक्टूबर में. ओके जी, मैं रिपीट करता हूं जी. लिख लें, ऐसे लिख लें. जब आप लिख लेंगे मैं फिर बोलूंगा जी, बिकॉज ये मेन पॉइंट है. जी असद, अब बोलूं? ओके, मैं इस पॉइंट को रिपीट करता हूं. इफ मरियम अमेरिकन यूज कर, ये टर्म जो है ना, ये अभी आ रहा हूं मरियम, इसी पे आऊंगा जब आपके सवाल. मैं सारे पॉइंट को रिपीट करता हूं, सारे पॉइंट को करता हूं जी. अब आपने क्वेश्चन ना लिखिएगा, मैं सारे पॉइंट को रिपीट करता हूं. इफ ईरान कंटिन्यूज टू, IAEA यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट देता है ईरान इज कंप्लाइंग, ईरान अपनी जो डील है उस पर अमल कर रहा है, तो 6 महीने के बाद से ईरान पे सैंक्शंस कम होना शुरू होंगी. कम होती जाएंगी 5 साल तक. अगर ईरान कंप्लाई करता रहे, IAEA कहे कि ईरान कंप्लाई कर रहा है, 5 साल तक ऐसा होता रहे, तो ईरान के ऊपर तमाम सैंक्शंस खत्म हो जाएंगी. आर्म्स एम्बार्गो, जो मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस हैं, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस हैं, दे शैल ऑल बी लिफ्टेड. अच्छा, ईरान के ऊपर 5 साल तक कंप्लायंस की वजह से उसे बेनिफिट ये मिलेगा, तमाम सैंक्शंस खत्म हो जाएंगे उसके ऊपर 5 सालों में. अच्छा, लेकिन अगर IAEA यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को या IAEA अपनी रिपोर्ट में कहे कि ईरान कंप्लाई नहीं कर रहा, अगर IAEA कहे ईरान कंप्लाई नहीं कर रहा, कोई एक स्टेट, एनी सिग्नेटरी ऑफ द स्टेट, वो ये कहे कि ईरान कंप्लाई नहीं कर रहा, एनी स्टेट रिपोर्ट टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दैट ईरान इज नॉट कंप्लाइंग, then sanctions shall automatically be reimposed. All sanctions, कोई एक नहीं, कोई दो नहीं, all sanctions shall automatic, economic, military, they shall be reimposed on Iran. खुद ब खुद लग जाएंगी, वोटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इस प्रोविजन में जिसमें किसी एक स्टेट की कंप्लेन पे ईरान पे ऑटोमेटिक सैंक्शंस लग जाएंगी सारी की सारी, उसको हम कहते हैं स्नैपबैक सैंक्शंस. अब लास्ट वीक, ये जो वीक गुजरा है मेरे हम, ये लास्ट वीक गुजरा है, अमेरिकन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेटर लिखा है दैट ईरान इज, सुनिएगा प्लीज, माइक पोम्पियो ने लेटर लिखा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को दैट ईरान इज नॉट कंप्लाइंग, देयरफॉर सैंक्शंस शुड बी रीइंपोज्ड ऑन ईरान. ऑल सैंक्शंस शुड बी रीइंपोज्ड ऑन ईरान. ये जो लेटर दोबारा अगर पेश कर दे लिंक उसका लेटर का टाइटल ही पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. वो यही कह रहा है. लेकिन 5 साल कब पूरे होने हैं? यस, अगर आप टाइटल देखें, ये तो दूसरा है ना, कायनात, ये तो उसका आगे से रिस्पांस है. ईरान कहता है कि जी हमें करना. यस अमार, एब्सोल्युटली. सो 5 साल पूरे होने थे इस साल अक्टूबर में होने थे. मैं पिछले जितने बैचेस को पढ़ा रहा हूं, मैं कई जा रहा हूं कि अमेरिका अब करे, और आपका बैच ऐसा है जिसमें मुझे बता सकता हूं कि अब कर चुका है अमेरिकन. दे हैव ऑलरेडी प्रोजेक्ट. थैंक यू फॉर शेयरिंग दी कायनात, थैंक यू फायजा.
आप देखें, यूएस मूव्स टू रिस्टोर ऑल यूएन सैंक्शंस ऑन ईरान इन डिस्प्यूट ओवर न्यूक्लियर डील। सिंपल। सो दिस इज, यू आर लकी इनफ दैट आपने अपने सामने देख लिया। पुराने बैचेस को मैं सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहा था, अब हो गई ये सारी चीजें। दिस इज इंपॉर्टेंट जी, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, स्नैप बैक हो जाएगी। बरकर ट्रीटी में लिखा है, डील में लिखा है, कोई एक मेंबर भी, ये यूके भी कर सकता है, अमेरिका भी कर सकता है, ये जर्मनी भी कर सकता है, एनी सिग्नेटरी इन 6 में से अगर ये रिपोर्ट दे दे कि ईरान कंप्लाई नहीं कर रहा, सैंक्शंस शैल ऑटोमेटिकली बी लिफ्टेड। ईरान ने इस ट्रीटी पे साइन किए हुए। अमना ये बेसिकली सवाल है, अब इस पे आएंगे। अब मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, अभी मैं खत्म नहीं हुआ। लेट मी फर्स्ट टॉक जी, मैं यहां पे फिनिश करना चाह रहा हूं। ये करंट डिबेट में मैं अभी आऊंगा दोबारा, बट ये चीज क्लियर होगी, ये पॉइंट बता दें प्लीज। अभी ये करंट डिबेट पे आऊंगा मजीद पे, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसको करंट से मैं लिंक बाद में करूंगा। अच्छा, एक दो पॉइंट और भी हैं इंपॉर्टेंट, क्यों अभी खत्म नहीं हुई। अगली चीज लिखी हुई है, अगली चीज, इफ ईरान, सुनते जाइएगा, इफ ईरान continues to act upon the deal, अगर वो इस डील पे अमल करता रहे, then after 10 years, 10 साल के बाद, the restrictions on Iranian civil program shall end. I repeat this point. अगर 10 साल तक ईरान कंप्लाई करता रहे, तो आफ्टर 10 years the restrictions on Iran's civil nuclear programs shall end, खत्म हो जाएंगी। असद न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर ही नहीं आना, आपने डिबेट में नहीं आना, सवाल ही नहीं लेना, न्यूक्लियर वेपन्स पे रिलेट ही नहीं करता, सिविल की बात हो रही है सारी। अगर ईरान 10 साल तक अमल करता रहे, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी, मिसाल तौर पर क्या रिस्ट्रिक्शन थी, अपना 80% सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल नहीं करेगा सिविल के लिए, अब ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी, इट विल एंड। जो रिस्ट्रिक्शन थी कि वो 3.67% तक एनरिच कर सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन भी खत्म हो जाएगी, वो नहीं रहेगी। तो ईरान के ऊपर ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, दे विल एंड। आईएईए इंस्पेक्शन करता रहेगा, वो तो एनपीटी में लिखा हुआ है। नहीं, 5 साल बाद तो सैंक्शंस खत्म होनी है, इकोनॉमिक सैंक्शंस, मिलिट्री सैंक्शंस, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड है, ये कंटिन्यू रहनी थी 10 साल तक। दिस इज सिंपल। 10 साल तक ईरान प्रोग्राम को स्लो ही रखेगा, 10 साल बाद अपना नॉर्मल पेस से रख सकता है। आखिरी पॉइंट, आफ्टर 20 years, अगर 20 years तक ईरान कंप्लाई करता रहे, अगर 20 years तक ईरान कंप्लाई करता रहे, यानी ईरान आईएईए रिपोर्ट दे कि ईरान अब छुपा नहीं रहा, ईरान वेपन्स नहीं बना रहा, अगर आईएईए सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट देता रहे, देन आफ्टर 20 years ईरान्स प्रोग्राम विल बी ऑफ फ्रॉम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एजेंडा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा से उसे डिसमिस कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। इट विल नो लॉन्गर बी एन इश्यू ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। दिस इज सिंपल जी। ये इस सारी डील है। मैं इस पॉइंट को एक दफा रिपीट करता हूं। पहला पॉइंट तो मैंने एलिब्रेट कर दिया था, अगर 5 साल तक कोई एक मुल्क भी रिपोर्ट करे, 5 साल तक तो सैंक्शन सारी खत्म हो जाएंगी, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी सैंक्शंस खत्म हो जाएंगी। बट 5 साल से पहले कोई स्टेट रिपोर्ट करे दैट ईरान इज नॉट कंप्लाइंग, ये इन 6 में से कोई एक स्टेट भी रिपोर्ट करे दैट ईरान इज नॉट कंप्लाइंग, सैंक्शंस विल बी रीइंपोज्ड, स्नैप बैक। लेकिन अगर ट्रीटी साइन होने के 10 साल तक आईएईए कहे कि ईरान कंप्लाई कर रहा है, देन आफ्टर 10 years ईरान के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस, ये वाली रिस्ट्रिक्शंस थी, ये तो 3 रिस्ट्रिक्शन थी, दे विल एंड। और 20 years के बाद अगर 20 years तक ईरान कंप्लाई करता रहे, देन आफ्टर 20 years ईरान प्रोग्राम विल बी ऑफ द एजेंडा ऑफ द यूएन। सिंपल। आई गेस आई ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स जी। इस डील पे कोई क्वेश्चन है तो पूछें, मैं आगे तब जाऊंगा। अगर आपको ये समझ आएगी तो फिर मैं करंट डिबेट पे जा रहा हूं, आप मुझे बता दें एनीथिंग ऑन दैट। यूसरा 6 महीने के बाद सैंक्शंस खत्म होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू होंगी। 5 साल तक एक एक करके सैंक्शंस, 5 साल जब हो जाएंगे तो तमाम सैंक्शंस खत्म हो जाएंगी।
आखिरी जो सैंक्शन रह जाएंगी वो भी खत्म हो जाएंगी। जब 5 साल तक खत्म हो जाएंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन उससे पहले पहले अगर कोई मुल्क कंप्लेन करेगा तो सैंक्शंस दोबारा भी लगाई जा सकती हैं। व्हाट एजेंडा? एजेंडा मतलब ये होता है सिंपली कैनॉट दैट इट्स एन इशू अकॉर्डिंग टू, हम नहीं कहते जो यूएन कश्मीर है इट इज ऑन द एजेंडा ऑफ द यूएन, कि ये अभी भी ऑफिशियली यूएन के नजदीक एक डिस्प्यूट है, हम ये कहते हैं। तो ईरान का न्यूक्लियर इशू भी एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक सिक्योरिटी इशू होगा यूएन के एजेंडा पे। नो क्वेश्चन इज अ बोंगा क्वेश्चन, बरका हमेशा आंसर बोंगे होते हैं। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। कौन कौन सी है नोबल? उनके बैंक्स पे सैंक्शंस हैं, उनके पर्सन्स पे सैंक्शंस हैं, उनके ट्रेड पे सैंक्शंस हैं, उनके ऑयल पे सैंक्शंस हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट पे सैंक्शंस हैं, उनको वेपन्स देने पे सैंक्शंस हैं, तमाम किस्म की सैंक्शंस हैं। मैं सैंक्शंस की मिसाल देता हूं आपको छोटी सी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि आप ईरान से ऑयल परचेज नहीं कर सकते, ये सैंक्शन हो जाएगी। यूएन ने कहा सॉरी, कि आप ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, सैंक्शन है। यूएन ने कहा आप ईरान को ये मशीनरी नहीं बेच सकते, सैंक्शन है। यूएन ने कहा ईरान से ये चीज परचेज नहीं कर सकते, सैंक्शन है। यूएन ने कहा ईरान के बैंक से डील नहीं कर सकते, सैंक्शन है। उनको आइसोलेट कर देना, उनके साथ ये चीजें ना खरीदनी है ना देनी है, ना उनको वेपन देने हैं। दिस इज यस, डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते, ये भी कहा गया हुआ। कायनात सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, सिविल न्यूक्लियर वेपन, देखें न्यूक्लियर वेपन की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो एनपीटी पे साइन किए वो तो बना ही नहीं सकते कभी भी। आप एनपीटी पे साइन है, आप कभी भी नहीं बना सकते। हाँ, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम आप फुली रिस्टोर कर सकते हैं आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद आप फुली रिस्टोर कर सकते हैं सिविल प्रोग्राम। यूएस ने कंप्लेन की है, लेकिन यूएस विल पुट सैंक्शन अगेंस्ट अगेन बिफोर अक्टूबर। फायदा इस पे डिबेट में मैं भी आऊंगा, अभी इसके ऊपर आऊंगा कि उसके ऊपर करंटली हो क्या रहा है यूएन पे, उस पर मैं बात करूंगा अभी। यस जजीना, ट्रू। ईरान विड्रॉ क्यों नहीं कर लेता एनपीटी से? कोमल ये पॉइंट आएगा अभी बाद में जाकर। बाइकॉट नोबल, एग्जैक्टली। एनपीटी पे साइन करने का फायदा क्या है? अगेन नॉट रेलेवेंट हेयर, बट एनपीटी पे साइन करने का फायदा ये होता है कि आपको सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में दुनिया भर की स्टेट्स आपको हेल्प आउट करती हैं, दे हेल्प यू इन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। ये कायनात इस पे आएंगे। Why Iran initially signed NPT? Again आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है जी, अगर आप मुझे इजाजत दें मेरे ख्याल में हम आगे चलते हैं, बिकॉज इस पॉइंट को कर लें फिर जो बाकी क्वेश्चन उन पे आएंगे। IA के नीचे पॉइंट है रिड्यूस द पेस। मरियम, रिड्यूस द पेस, सॉरी सही आपने पूछा था, रिड्यूस द पेस लिखा हुआ। आई विल कम टू द पॉइंट जी, करंट डेवलपमेंट पे आते हैं, बट लेट्स सी अब यूएस ने विड्रॉ क्यों किया? ये तो डील होगी, यूएस ने विड्रॉ किया क्यों और कैसे किया, उसकी जरा हिस्ट्री पे जाते हैं। यूएस विड्रॉल, अब यहां से आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक बनेगा आपका, यहां से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक बनेगा। ओके, यूएस में प्रेसिडेंट ओबामा ने ये साइन की थी। जब उन्होंने साइन की थी, अब ये सवाल गौर से सुनिएगा प्लीज, क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आपको समझ नहीं आते। बाकी इंप्लीकेशन पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा, क्योंकि अभी हमारे पास पौना घंटा है, तो मैं 10 मिनट और फिजूल बातों में बात करूंगा, टेक्निकल बातों में बात करूंगा, फिर आखिरी 20 मिनट में आपके साथ थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच पे जाऊंगा कि इसकी जो इंप्लीकेशन वगैरह हैं वो क्या हैं, और एनालिटिकल वे में हम डिस्कस करेंगे। बट 10-15 मिनट में और टेक्निकल पॉइंट डिस्कस कर लूँ कि टेक्निकल पॉइंट आपको थोड़ा मुश्किल होंगे। वह ये था, प्रेसिडेंट ओबामा ने साइन की थी, और जब प्रेसिडेंट ओबामा थे तो अमेरिका के अंदर सेनेट के अंदर मेजॉरिटी थी रिपब्लिकन्स की। अमेरिका के अंदर ओबामा, आपको शायद इल्म होगा, वो डेमोक्रेट्स थे, और जो रिपब्लिकन्स थे उनकी मेजॉरिटी थी सेनेट के अंदर। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई भी मेजर ट्रीटी होगी तो वो कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए होती है। ये पॉइंट सुनिएगा प्लीज। अमेरिका के अंदर जो लोग इंटरनेशनल लॉ रख रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अमेरिकी गवर्नमेंट, अमेरिकी जो प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, अगर कोई मेजर ट्रीटी साइन करेंगे उसकी रेटिफिकेशन चाहिए होती है, अप्रूवल चाहिए होती है कांग्रेस से, उनके सेनेट से, और लोअर हाउस जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उससे। नाउ जब ओबामा ट्रीटी साइन कर रहे थे, उन्हें डर था कि ये ट्रीटी अगर हम साइन करते हैं तो
जो रिपब्लिकन्स हैं जिनकी मेजॉरिटी है अपर हाउस में, वो इसको रिजेक्ट कर देंगे, वो डील होने नहीं देंगे। तो ओबामा ने ट्रिक ये खेली, उन्होंने कहा जी दिस इज नॉट अ ट्रीटी, उन्होंने इसका नाम रख दिया प्लान ऑफ एक्शन। JCPOA एक जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, एक उसका जो स्टेटस था वो ट्रीटी के बजाय लो कर दिया उसने, ताकि इसलिए कर दिया ताकि कांग्रेस की अप्रूवल ना चाहिए हो और रिपब्लिकन्स को रिजेक्ट ना कर सकें। बट रिपब्लिकन्स भी सियाने थे, वो अभी भी सियाने हैं। उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड वाज, अमेरिकन कांग्रेस ने फिर एक लॉ पास किया, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो लॉ ऐसा लॉ था जिसको यूज किया ट्रंप ने, और यही लॉ है जिसको अमेरिकन जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेजेंट कर रहे हैं। ये जरा सुनिएगा प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है। लॉ ये था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और उसकी काबीना ने ये साइन की है डील, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जब ये डील साइन हुई है उसके बाद हर 6 महीने के बाद, आफ्टर एवरी 6 months, द यूएस प्रेसिडेंट विल प्रोवाइड अ रिपोर्ट टू यूएस कांग्रेस। यूएस कांग्रेस में अमेरिकन प्रेसिडेंट हर 6 महीने बाद एक रिपोर्ट जमा करवाएगा, और उस रिपोर्ट के अंदर द अमेरिकन प्रेसिडेंट विल टेल द कांग्रेस वेदर ईरान इज कंप्लाइंग और नॉट। एक तो IAEA ने यूएन को बताना है, एक अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अमेरिकी कांग्रेस को बताना है कि ईरान कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट कह दे कंप्लाई कर रहा है, तो अमेरिकी कांग्रेस कहती है हम सैंक्शंस हटाते जाएंगे जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट कह दे कि ईरान कंप्लाई नहीं कर रहा, तो अमेरिकी कांग्रेस कहती है फिर हम सैंक्शंस लिफ्ट करने के बजाय सैंक्शंस दोबारा लगा देंगे, विल रीइंपोज सैंक्शंस। If Americans president says that Iran is not complying, तो कांग्रेस दोबारा सैंक्शन लगा देगी, मतलब अमेरिका ट्रीटी से निकल जाएगा, सैंक्शंस हटाने के बजाय लगाना शुरू कर देगा। डोंट केयर बाकी क्या कहते हैं, यूएन क्या कहती है, अमेरिका खुद अपनी सैंक्शन लगाना शुरू कर देगा। ओबामा तक तो ओबामा साहब हर साल हर 6 महीने बाद सर्टिफिकेट दे देते थे ईरान कंप्लाई कर रहा है। बट जब ट्रंप आए, ट्रंप की तो शुरू से कंपेन ही ये थी, रिपब्लिकन की कंपेन ही ये थी कि हम इस डील को अलाउ नहीं करेंगे, इट्स अ बैड डील एंड दिस एंड दैट। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू के कुछ महीने तो नहीं किया ऑब्जेक्ट, बट इन मई 2018 the US president announced the withdrawal of US from this deal. उन्होंने कहा हम इस डील से विड्रॉ करते हैं, मीन्स हम इस डील का हिस्सा नहीं है, हम सैंक्शंस खत्म नहीं करेंगे, हम दोबारा सैंक्शंस लगाने लगेंगे। तो मेथड क्या था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कांग्रेस को लिखा कि ईरान इज वायलेटिंग द डील, लेटर लिखा ईरान इज वायलेटिंग द डील। कांग्रेस ने कहा अच्छा वायलेट कर रहा है, लेट्स रीइंपोज सैंक्शन। सिंस May 2018, on the recommendation of President Trump, the US is reimposing sanctions. They started reimposing sanctions since May 2018 because of President Trump's decision to withdraw or President Trump's decision to write a letter that Iran is violating the deal. और वो sanctions, these new sanctions are much harsher than the sanctions imposed by President Obama. President Obama ने जब लगाई थी 2012-13 के अंदर ईरान के ऊपर, उनसे कहीं ज्यादा sanctions हैं ईरान के ऊपर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, ऑल बैंकिंग, डॉलर्स, सिग्निफिकेंट sanctions ऑन ईरान। हमजा मैं अभी यूएन के ऊपर 1 मिनट दीजिएगा मुझे, उस पर यूएन पे आ रहा हूं। अब ये अमेरिका की sanctions है। नाउ दीज sanctions आर बीइंग इम्पोज्ड बाय द यूएस। यूएन की सैंक्शंस तो ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो रही हैं, यूएन सैंक्शन तो ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो रही हैं, अमेरिका की सैंक्शंस बढ़ती जा रही हैं, बिकॉज यूएन की सैंक्शंस हो रही हैं। मैंने टाइम फ्रेम बता दिया, IAEA रिपोर्ट देता रहा कि ईरान कंप्लाई कर रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस ऑटोमेटिकली उसमें लिख दी गई थी कि किस टाइम के बाद कितनी सैंक्शन कम होंगी। उसके लिए वोटिंग की जरूरत नहीं थी, अमेरिका रोक भी नहीं सका, टाइम के साथ साथ वो ऑटोमेटिकली सैंक्शंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई, लेकिन अमेरिका की सैंक्शंस बढ़ती गई। इनफैक्ट हम ये कहते हैं that the toughest sanctions imposed on any state in the human history are imposed on Iran. दुनिया की तारीख में सबसे टफ सैंक्शन जो किसी मुल्क पे लगाई गई हैं वो ईरान पे। अच्छा, there is only one country and that country's one project
दैट इज गेटिंग एक्सेप्शंस। एक मुल्क है जिसको एक्सेप्शन है, जिसको एग्जेम्पशन है, जिसके ऊपर ये अमेरिकन सैंक्शन अप्लाई नहीं हो रही। कोई बता सकता है? वो मुल्क ईरान के साथ डील कर रहा है, वो कर सकता है। ईरान के साथ डील कर सकता है, ईरान के साथ। इजराइल ईरान के साथ डील तो नहीं कर रहा। एक मुल्क है जिसपे जो ईरान से डील कर रहा है और उस मुल्क को कहा जाता है कि आप डील कर लो, इट्स इंडिया जी। आई विश पाकिस्तान को होता। इंडिया को कहा आप चाबहार पोर्ट बना रहे हो, बनाओ, उस पर सैंक्शंस नहीं है। आप चाबहार से रेलवे प्रोजेक्ट बना रहे हो अफगानिस्तान तक, बनाओ, उस पर सैंक्शंस नहीं। इंडिया और उसका जो प्रोजेक्ट है वो समझे। बाकी अच्छा, इंडिया ऑयल नहीं परचेज कर सकता, इंडिया बाकी ट्रेड नहीं कर सकता, सिर्फ पोर्ट बना सकता है, और जो रेलवे प्रोजेक्ट था वो एग्जाम्पशंस थी, बाकी कोई एग्जाम्पशन इंडिया को भी नहीं थी। सो दिस, अच्छा ओबामा थे तो उन्होंने 10 मुल्कों को एग्जाम्पशन दी हुई थी कि आप ऑयल खरीद सकते हो, कम ऑयल कर दें लेकिन खरीद सकते हैं आप। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने नो एग्जाम्पशन वाज गिवन टू एनी स्टेट। All states were asked to completely stop the oil purchase from them, and all the states were asked not to deal anyway. Then अगर आप डील करेंगे तो अमेरिका के साथ सैंक्शन लग जाएंगे आपके ऊपर। इंडिया को एग्जाम्पशन दी, इंडिया को कहा कि नहीं आप चाबहार पोर्ट बना सकते हो, आप रेलवे प्रोजेक्ट बना सकते हो। अच्छा, अब यूएस ने यहां पे जब यूएस ने री इम्पोजिशन की सैंक्शंस की, यूएस ने कहा हम डील से विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं कि ईरान ने वायलेट की है, अगर ईरान ने वायलेट की है तो हम सैंक्शंस दोबारा लगा देंगे। ईरान वायलेट कर रहा है इस डील को उनके बकौल, तो हम दोबारा सैंक्शन लगा देते हैं, दे री इम्पोज सैंक्शंस। नाउ टफेस्ट सैंक्शंस मैंने कहा उस पर लगी। इसी सैंक्शंस की वजह से ईरान और यूएस में राइवलरी बढ़ती गई। The more the sanctions are imposed on Iran, there is increased hostility between Iran and US. Now, let me explain few things कि US की जो re-imposition of sanctions हैं, उसकी implications क्या हैं? Implications discuss करने के बाद फिर आऊँगा कि what is happening currently in UN. UN में currently क्या हो रहा है, उस पर बात करें। But let's see the impacts of US withdrawal, the impacts of US withdrawal, और उसके impacts क्या हैं, और उसी में impacts के अंदर हम current जो issues हैं, जो letter की बात की गई, जो बाकी चीजें बात की वो लिखेंगे। अच्छा, before I go on to the impacts, एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके सवाल भी आई जा रहे हैं, बट मैं उस पर जरा आने से पहले, यूएस ने किन वायलेशंस की बात की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? अच्छा, अब यहाँ पे आप जब विड्रॉल लिख रहे हैं ना, इसमें काजेस भी लिखते हैं यहाँ पे, वाई यूएस विड्रू, काजेस ये हेडिंग दे दे, फिर उस पर बाद में जाएंगे। दो काजेस हैं, एक है ऑफिशियली स्टेटेड और एक है द रियल मोटिव्स। वाई यूएस विड्रू, रियल मोटिव्स क्या थे और ऑफिशियली स्टेटेड मोटिव्स क्या थे? जो ऑफिशियली स्टेटेड मोटिव था, जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी कांग्रेस को लेटर में कहा, उन्होंने कहा दैट ईरान वाज इन्वॉल्व्ड इन वायलेशन ऑफ दिस डील ट्वाइस। दो मौके ऐसे थे जिस पे ईरान ने वायलेशन की है इस डील की, और वो दो पॉइंट्स जो थे दे वर हाईलाइटेड बाय IAEA रिपोर्ट्स। IAEA ने दो रिपोर्ट्स में ये कहा दैट ईरान डिड क्रॉस्ड द लिमिट्स ऑन इट्स सिविल प्रोग्राम। जो सिविल प्रोग्राम की लिमिट्स हमने पहले पढ़ी थी यहाँ पे, उसको 2 दफा ईरान ने क्रॉस किया है, लिमिट्स को क्रॉस किया है। बट वी हैव रेज्ड दिस इशू विद ईरान एंड ईरान एग्रीड टू रेक्टिफाई इट। 2 दफा, मिसाल के तौर पर एक दफा उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैवी वाटर से रिलेटेड थी, हैवी वाटर को ज्यादा हैवी वाटर उन्होंने डेवलप किया, उसको मतलब इस्तेमाल किया। और दूसरा ये था दैट दे यूज मोर देन 20% सेंट्रीफ्यूजेस। 2 दफा से वो, और दोनों दफा हमने उनको पॉइंट आउट किया दैट दिस स्टेप ऑफ योर्स इज अ वायलेशन ऑफ द डील एंड ईरानियन एग्रीड एंड दे रिवर्स्ड इट। उन्होंने ठीक कर लिया, बट वायलेशन हैड हैपेंड। ट्रंप ने उन वायलेशंस को
एक्सक्यूज बनाया और कहा कि जी दिस इज द रीजन बिकॉज ईरान ने एक दफा वायलेट कर दिया, अब हम भी बाउंड नहीं हैं, हम भी ट्रीटी से विड्रॉ करते हैं, हम भी दोबारा सैंक्शन लगा देंगे। ये अमेरिकन ने ऑफिशियली रीजन बताई। एक्चुअल रीजन क्या है? द एक्चुअल रीजन ऑफ द विड्रॉल इज, मैं रिपीट करता हूं जी पहले पॉइंट को। फर्स्ट वॉज, जो ऑफिशियली उन्होंने कहा कि दो मौके ऐसे थे जब there were 2 points, 2 occasions on which Iran had crossed the limit on its civil program, as reported by IAEA, International Atomic Energy Agency। उन्होंने हाईलाइट किया था दो मौकों पे ईरान ने जो है वो वायलेट किया है इस डील को। और ऑल्दो आईएए ने ये भी कहा था कि वो रेक्टिफाई कर दिया ईरान ने, बट स्टिल अमेरिकन ने उसको एक्सक्यूज बनाया ट्रंप ने और कहा बिकॉज ईरान वायलेटेड सो वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट, और हम इसके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं ईरान। दूसरा पॉइंट, दूसरी वजह जो मैंने कहा कि ये ऑफिशियल वजह नहीं है, दूसरी ये अनऑफिशियल है, बट द रियल रीजन है, असल रीजन ये है। The real objections of Donald Trump are the same as that of Saudi Arabia and Israel. Saudi Arabia और इजराइल जब ये डील हुई थी, they condemned it, उन्होंने इस डील को कंडेम किया था और उन्होंने कुछ एतराज़ात किए थे ईरान के ऊपर, इस डील के ऊपर, और वही एतराज़ात डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के भी हैं। और वो दो क्या हैं? उन्होंने कहा दैट इस डील में ईरान के ऊपर दो चेक्स नहीं रखे गए। एक उन्होंने कहा, अब ये सऊदी अरबिया और ईरान का, सऊदी अरबिया और इजराइल का प्रेशर था और अमेरिकी कह रहे हैं, अमेरिकन आर सेइंग दैट टू थिंग्स आर मिसिंग फ्रॉम दिस डील। वन, नो चेक ऑन ईरान्स रोग बिहेवियर। रोग बिहेवियर का मतलब यह है दैट इस डील में ईरान जो प्रॉक्सी वार करता है उससे रिलेटेड कोई चेक नहीं है ईरान के ऊपर। अमेरिकी कह रहे हैं सऊदी अरबिया के कहने पे और इजराइल के कहने पे कि इस डील में ईरान पे ये भी शर्त होनी चाहिए थी कि ईरान प्रॉक्सीज को सपोर्ट नहीं करेगा। अब आप लोग मुझे बताएंगे मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सीज कौन कौन से हैं? व्हाट आर द ईरानियन प्रॉक्सीज ओवर देयर? हाउदीज हैं, और यमन के अंदर हाउदीज, और इजराइल प्रॉक्सी है। इज इजराइल द प्रॉक्सी ऑफ ईरान? हिजबुल्ला, यस एब्सोल्युटली, हिजबुल्ला है, हमास है, हाउदीज हैं, इराक के अंदर बेशुमार ग्रुप्स हैं। सो देयर आर डिफरेंट प्रॉक्सीज, मोस्ट नोटेबल आर हाउदीज इन यमन, देन हिजबुल्ला इन लेबनान, और तीसरा है हमास इन पैलेस्टाइन। और भी हैं इराक के अंदर भी। इराक के अंदर मिसाल दूं, मेहदी मलेशिया है, कतब के कुछ इस तरह की भी है, दाइश वगैरह नहीं है, तो बहुत सीरिया के अंदर है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ईरानियन प्रॉक्सीज इन द मिडिल ईस्ट। और वो ईरानियन प्रॉक्सीज किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? ये जो ईरानियन प्रॉक्सीज है, हिजबुल्ला, हमास, दाऊदीज, ये लड़ रहे हैं इजराइल से, ये लड़ रहे हैं सऊदी अरेबिया से, ये लड़ रहे हैं यूएस की फोर्सेस जो मौजूद है इराक में या बाकी जगहों पे, उन पे लड़ रहे हैं। सो अमेरिका ने कहा अगर ये ईरान काम बंद कर दे, इफ ईरान स्टॉप सपोर्टिंग दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये भी एक शर्त होनी चाहिए बिफोर वी लिफ्ट सैंक्शंस ऑन देम। ये एक शर्त होनी चाहिए। दूसरी, उन्होंने कहा देयर शुड बी लिमिट ऑन ईरान्स मिसाइल प्रोग्राम। ईरान के, यस कायनात, ट्रू, ईरान के ऊपर शर्त ये हो दैट उसका मिसाइल प्रोग्राम लिमिटेड हो जाए। इट्स मिसाइल प्रोग्राम इज मस्ट बी कंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल किया जाए सो दैट उसकी जो रेंज है मैक्सिमम, दैट शुड बी नॉट मोर देन 300 किलोमीटर्स। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर लिमिट लगा दी जाए मैक्सिमम 300 किलोमीटर, जो करंटली ऑलरेडी यूएन ने लगाई है और जो इस साल अक्टूबर में खत्म हो जानी है। अभी तक 300 किलोमीटर की लिमिट है, लेकिन अक्टूबर में खत्म हो जानी है, आर्म्स एम्बार्गो खत्म हो जाना है। 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबे मार करने वाले मिसाइल अब ईरान रख पाएगा। तो अमेरिकी कहते हैं कि नहीं, अगर ईरान पे
परमानेंट लिमिट लगा दी जाए कि ईरान 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबे अरसे के लिए मिसाइल डेवलप नहीं करेगा, ज्यादा लंबे अरसे मतलब ज्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए, देन this could be the second point that should have been part of the deal. So डील में ईरान पे 2 लिमिट्स और लगानी चाहिए कि ईरान रॉक बिहेवियर नहीं करेगा और ईरान 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले मिसाइल डेवलप नहीं करेगा। फर्ज करें, मेरा आपसे सवाल है, कायनात इस सवाल पे मैं आखिर में होऊंगा, मेरा आपसे सवाल है, अगर ईरान 300 से ज्यादा 500-600 हजार किलोमीटर तक रेंज का मिसाइल रखता है तो खतरा किसको होगा? Who will be threatened? मरियम, यस, इजराइल को होगा, सऊदी अरबिया को होगा और साथ ही अमेरिका की जो बेसेस हैं इन मुल्कों में, अमेरिका को भी तो खतरा होगा ना। अमेरिका की जो फोर्सेस यहां मौजूद हैं, अमेरिका की टेरिटरी पे तो नहीं जा सकता, लेकिन अमेरिका की, यूएस, इजराइल, सऊदी अरबिया, तो ये अब भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है अमेरिकन कैन रीजॉइन दिस डील, हम इस डील में दोबारा जा सकते हैं अगर ये 2 शर्तें ऐड कर दी जाए। इफ दीज 2 पॉइंट्स आर एडेड देन वी कैन रीजॉइन दिस डील। यानी अब अगर आप ईरान पे ये शर्त लगा दें कि ईरान टेररिज्म या प्रॉक्सी वॉर नहीं करेगा, इजराइल के अगेंस्ट, सऊदी अरबिया के अगेंस्ट, अमेरिका के अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर नहीं करेगा और ईरान मिसाइल प्रोग्राम 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज का नहीं रखेगा, अगर ईरान ये एग्री कर ले, हम इस डील को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज अमेरिकन पर्सपेक्टिव जी। लेकिन ये बरका ये नहीं कहते कि इस वजह से विड्रॉ किया है, ये कहते नहीं है, कहते हैं इस वजह से विड्रॉ किया। लेकिन अगर ये चीजें हो जाएं तो हम दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहाना है, दिस जस्ट एन एक्सक्यूज, दे वांट दीज थिंग्स बट दे कांट से दीज थिंग्स। This is main reason जी why US withdrew from it. कहना उसको आखिर में इजराइल वाला पॉइंट, अभी मरियम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे अभी दोबारा होगा, इंपैक्ट पे होगा यूएन के ऊपर, उस पे होगा शॉर्टली जी। 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से यूएस ने विड्रॉ किया। एक ऑफिशियली स्टेटेड रीजन है और ऑफिशियली स्टेटेड रीजन ये है कि ईरान ने 2 दफा वायलेट किया और आईए ने रिपोर्ट किया, इसलिए हम विड्रॉ कर रहे हैं। दूसरी रीजन है कि ये अनऑफिशियल रीजन कह लें या प्रैक्टिकल रीजन कह लें, और वो ये है कि अमेरिकन कहते हैं अनऑफिशियली ऑब्वियसली दैट ईरान इज सपोर्टिंग प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट यूएस एंड यूएस allies, and Iran is developing missiles with a range that can target US allies like Israel, Saudi Arabia and US forces in Middle East. ये 2 थ्रेट्स हैं हमारे लिए। जब तक ये 2 थ्रेट भी ईरान खत्म नहीं करता, हम दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे। ये बेसिकली अमेरिकन हैं, अनऑफिशियल है। पेपर में आप दोनों रीजन लिखेंगे जी, ऑफिशियल रीजन भी लिखेंगे और अनऑफिशियल रीजन भी लिखेंगे। सर इज इट क्लियर नाउ? जो पहले 2 बच्चों को नहीं समझा था, बरका और कायनात, प्लीज कमेंट ऑन दैट। ओके फाइन, लेट्स सी द इम्प्लीकेशंस। अब कायनात पूछें सवाल, इजराइल वाला सवाल पूछें। 1 सेंट्रीफ्यूज, 2 सेंट्रीफ्यूज, आई डोंट गेट नोबल। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं गिव मी जस्ट 10 मिनट्स एंड देन फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स वी विल टेक क्वेश्चंस। इज इट राइट? इंपैक्ट्स पे बात करते हैं जरा। लेट मी टेक, बिकॉज़ क्वेश्चन बीच में मिक्स हो जाएंगे, अगली डेवलपमेंट मिक्स हो जाएगी। लेट मी टॉक फॉर 10 मिनट्स एंड देन आई विल गिव यू 20 मिनट्स टू आस्क क्वेश्चंस। फाइन, ओके, लेट्स मूव। इंपैक्ट पे जाते हैं। पहला, आरिफ मैं इसको रिपीट करूंगा बाद में बिकॉज काजेस का लिंक नहीं है। अभी इंपैक्ट्स पे जाते हैं, वो फिर इस पे मैं दोबारा आपके क्लियर कर दूंगा जो क्वेश्चन होंगे। लेट मी गो टू द इंपैक्ट्स नाउ। वन ऑफ द मेजर इंपैक्ट्स इज यूएस की जो ये सैंक्शन लगी हैं, और जो सबसे रेलेवेंट है और वो है द इंपैक्ट्स ऑन द रोल ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे क्या इंपैक्ट पड़ा? अब जरा गौर से सुनिएगा इस पॉइंट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अखबार वाले बार बार एक लफ्ज लिख रहे हैं, एनालिस्ट एक टर्म यूज कर रहे हैं बार बार,
कि ये जो इशू है इसकी वजह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो लीगैलिटी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक इम्पोर्टेंस है और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक वर्थ कह ले, वो चैलेंज हो रही है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है। अब कैसे हो रही है? रिसेंटली in October, the arms embargo is going to be lifted on Iran because of this deal. इस डील की वजह से ईरान के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो खत्म हो रहा है इस साल अक्टूबर के अंदर। बट अमेरिकन्स आर unwilling to allow that, and Americans have approached the UN Security Council last week. So in August 2020, US approached the UN Security Council asking that Iran is violating the deal. वो कह रहे हैं कि ईरान डील को वायलेट कर रहा है, सो स्नैपबैक प्रोविजंस को एक्टिवेट करने की बात की। उन्होंने कहा जी आप ईरान के ऊपर ऑल सैंक्शंस, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी सैंक्शंस मस्ट बी रीइंपोज्ड। यूएस की सैंक्शंस तो रीइंपोज हो चुकी हैं, यूएस की सैंक्शंस तो लग चुकी हैं। अब अमेरिकन चाहते हैं यूएन की सैंक्शंस, यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस दोबारा सारी लग जाए ईरान के ऊपर, इकोनॉमिक भी और मिलिट्री भी, तमाम सैंक्शंस, मिलिट्री भी और इकोनॉमिक भी। अब एतराज ये है, इशू ये है कि यूरोपियंस कहते हैं यू आर नॉट पार्ट ऑफ द डील, हम इस डील, आपकी इस प्रपोजल को मानते ही नहीं है, यू आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द डील, आपने तो विड्रॉ कर लिया, यू आर विड्रू फ्रॉम इट। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहती है लीगली स्पीकिंग वी हैव साइंड दिस डॉक्यूमेंट, legally speaking we have signed this document and our signatures are still there. हमने सैंक्शंस रीइंपोज किए हैं, बट हम ट्रीटी के सिग्नेटरीज तो मौजूद हैं। ट्रीटी की वायलेशन और चीज होती है और ट्रीटी का सिग्नेटरी होना और चीज होती है। सो टेक्निकली लीगली वी आर पार्ट ऑफ द डील, हम डील का हिस्सा हैं, और एज अ पार्ट ऑफ द डील अगर कोई एक स्टेट भी यूएन को कहे कि आप ईरान वायलेट कर रहा है, तो स्नैपबैक में लिखा हुआ था वहां पे कि आपके सैंक्शंस रीइंपोज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो टेक्निकली स्पीकिंग वी आर अ सिग्नेटरी, ऑल्दो वी आर नॉट फॉलोइंग द डील, बट वी आर सिग्नेटरी टू इट। दिस इज सिंपल, दिस इज द पॉइंट। हम वायलेट कर रहे हैं बट हम हिस्सा हैं उसका। सो आप लगा दें, यूरोपियंस कहते हैं ऑल ऑफ देम, एक मुल्क है मेरे ख्याल में कोई लैटिन अमेरिकन स्टेट है जिसने सपोर्ट किया था, 13 स्टेट्स ने कहा कि नहीं, वी डोंट एक्सेप्ट दैट। 13 स्टेट्स ने कहा वी डोंट एक्सेप्ट दैट। डोमिनिकन रिपब्लिक थी शायद, यस। 13 स्टेट्स ने कहा, यूरोपियन ने कहा हम नहीं मानते, आप ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द ट्रीटी एंड वी डोंट एक्सेप्ट यूर स्नैपबैक। अब देखिए दोबारा वोटिंग नहीं होनी यूएन में, दोबारा वोटिंग नहीं होनी। इसका मतलब है अमेरिका के नजदीक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस लग चुकी हैं दोबारा, यूरोपियंस के नजदीक यूएन की सैंक्शंस नहीं लगी। यूरोपियंस के नजदीक आर्म्स एम्बार्गो खत्म हो जाएगा, अमेरिका के नजदीक रहेगा। दोनों में से किसकी बात मानी जाएगी? Whose decision will be accepted? Who will decide? क्लैश नहीं होगा। अमेरिका ने कहा, अब सुनिएगा प्लीज, अब जरा बात सुनिएगा और से, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्लैश होगा एग्जैक्टली। अब ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है, अमेरिका ने कहा कि हमने स्नैपबैक अप्लाई कर दिया, जो नुमाना नॉट ऑफिशियल था एग्जैक्टली। अच्छा सुनिएगा प्लीज, अमेरिका ने कहा हमने लेटर लिख दिया, सैंक्शंस ऑटोमेटिकली रीइंपोज्ड। अब यूएन की सैंक्शन लग गई हैं, तो अमेरिका कहता है हमारी जिम्मेदारी है एज अ मेंबर ऑफ द यूएन टू एनफोर्स द यूएन सैंक्शंस। अब सैंक्शंस ऑटोमेटिकली लग चुकी, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सैंक्शंस को एनफोर्स करें। कोई मुल्क ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं भेजेगा, जो आर्म्स एम्बार्गो है, कोई ईरान को वेपन नहीं देगा किसी किस्म का, उसको एनफोर्स कराना हमारी जिम्मेदारी है। यूरोपियंस कहते हैं ये सैंक्शंस लगी ही नहीं है। तो फर्ज करें रशिया ईरान को वेपन्स देता है,
आम कोई मिसाइल दे देता है, आम वेपन दे देता है, टैंक दे देता है, अमेरिका कहेगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नजदीक इलीगल है, हम उसे नहीं होने देंगे डील। रशिया कहेगा सैंक्शंस तो है ही नहीं, हम करेंगे। तो क्या बनेगा? व्हाट विल हैपन? यूएन जाएगी बाहर में, देयर विल बी क्लैश बिटवीन स्टेट्स। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग जी, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। दैट्स व्हाई वी बिलीव यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज इन डिजास्टर, इट इज बीइंग थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज मूव। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कोई, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस हैं या नहीं है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को खुद भी नहीं पता। इट डजंट नो कि इसकी सैंक्शंस हैं या नहीं है, बिकॉज कंसेंसस ही नहीं हो रहा। दिस इज अ मेजर डायलेमा जी, ये एक मेजर इशू है। आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज यू टू रीड ऑन दिस वन। मैं आर्टिकल शेयर भी करूंगा, बट आप इसको पढ़िएगा। दिस इज वन ऑफ द मेजर, UN Security Council is being challenged because one state is saying that UN Security Council sanctions are reimposed, others are saying UN Security sanctions are not reimposed. 13 मुल्क कह रहे हैं कि नहीं इंपोज हुई सैंक्शंस, अमेरिका कह रहा है इंपोज हो गई हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहां पे है? वेयर इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन दैट? दोनों कह रहे हैं कि यूएन ने, एक कह रहा है यूएन ने इंपोज कर दिए हैं, दूसरा कह रहा है यूएन ने इंपोज नहीं की। यूएन ने कर दी हैं या नहीं की, कैसे पता चलेगा? तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्टाफ मुल्क है, अमेरिका भी है, बाकी भी हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इटसेल्फ तो कुछ भी नहीं है, वो तो इन्हीं स्टेट्स पर मुश्तमिल है। दैट्स अ डायलेमा। एग्जैक्टली कायनात, यूएन शुड एक्सेप्ट द मेजॉरिटी। असद, इस डील में, जेसीपीओए जब डील हुई थी, उस डील में लिखा गया था कोई एक स्टेट भी करेगी तो सैंक्शंस ऑटोमेटिकली रीइंपोज होंगी। अब मेजॉरिटी कैसे ले लें? अस्मा, एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है। कौन नोटिफाई करेगा? वो अमेरिका की बात मानेंगे या यूरोपियंस की बात मानेंगे? नो नोटिफिकेशन एट ऑल। बट नोटिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि लिखा गया है द सैंक्शंस शैल बी ऑटोमेटिकली रीइंपोज्ड। असद, मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया था कि यूएस ने कैसे टेक्निकली विड्रॉ नहीं किया। सिग्नेचर मौजूद है, सैंक्शंस इंपोज किए हैं, विड्रॉ नहीं किया ऑफिशियली। अगेन राना यूसुफ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन है? अमेरिका है, यूरोपियंस हैं। दे आर नॉट एग्रीइंग, डिसाइड कैसे करेंगे? विड्रॉल नहीं हुआ रिदा, उन्होंने कहा है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, सैंक्शंस इंपोज कर रहे हैं, बट सिग्नेचर तो मौजूद है उनके। अमेरिकी कहते हैं हमने ऑफिशियली तो विड्रॉ किया ही नहीं, हमने तो सैंक्शंस इंपोज किए हैं उसके बाद। और दूसरी चीज अमेरिका कहता है, जरा सुनिएगा प्लीज, अमेरिका नहीं अंबर, वो वोटिंग फॉर्मेलिटी थी, वो वैसे फॉर्मेलिटी थी, वो और चक्कर में हुई थी, वो अमेरिकियों के किसी और सेंस में हुई थी। Why Trump is so dramatic? That's why I love Trump. He's so dramatic. आपने पढ़ा कल उसकी बहन का इंटरव्यू पढ़ा किसी ने? उन्होंने कहा जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन था उस जगह टेस्ट किसी और ने दिया था, ट्रंप ने टेस्ट भी नहीं दिया था। ओके सर, लेट्स सी जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। तो ये एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बड़ी इशू बना हुआ है। अगला, नेक्स्ट, लेट्स सी द सेकंड वन। कनाडा का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आखिर में मैं अटेम्प्ट करूंगा, लाजिम पूछेगा। 2-3 मिनट और हैं जी। एक इंपैक्ट और, इट हैज इंक्रीज्ड ईरान यूएस हॉस्टिलिटी। ईरान यूएस हॉस्टिलिटी हैज इंक्रीज्ड। ईरान की यूएस की हॉस्टिलिटी बढ़ गई है, और वो हॉस्टिलिटी कैसे बढ़ गई है? इट हैज इंक्रीज्ड बिकॉज यूएस हैज रीइंपोज्ड सैंक्शंस ऑन ईरान। ईरान इज लॉबिंग इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और उनके दरमियान में एस्केलेशन बढ़ी। और इस एस्केलेशन का कहना आखिर में पूछना लाजमी आपको, इसी एस्केलेशन की एक एग्जांपल है दैट जब ईरान पे सैंक्शंस ज्यादा हुई, यूएस इज बुलिंग ईरान एंड इंक्रीजिंग सैंक्शंस ऑन ईरान। Iran is retaliating by increasing the proxy war. Iran has escalated its conflict with the US through proxy war. कैसे proxy war? It has been actively supporting Hezbollah, Houthis, etc., etc. Let me give you few instances. Iran
used Houthis to launch attack on Aramco installations in Saudi Arabia. In September 2019, Houthis attacked the oil installations in Saudi Arabia, जिसको ब्लेम किया सऊदी अरेबिया ने और अमेरिकन्स ने ईरान के ऊपर. आप लोगों ने ये पढ़ा होगा. तो बिकॉज जब हॉस्टिलिटी बढ़ती है तो ईरान ने हाउदीज को एक्टिवेट किया, उन्होंने हमला किया सऊदी अरेबिया के ऊपर इन सितंबर 2019. अच्छा, सिमिलरली अगर आप बात करें तो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स. सिमिलरली ईरान हैज एक्टिवेटेड द शियाइट प्रॉक्सीज इन इराक who launched attacks on the American forces. इराक के अंदर अमेरिकन फोर्सेस पे अटैक किए गए अमेरिकन ईरानियंस की तरफ से, as a result of which Americans responded by killing General Soleimani on 3rd January 2020. हिजबुल्लाह नहीं थी, उसका नाम था किताब हिजबुल्लाह नाम था. हसनैन पूरा नाम उसका था किताब या कुछ ऐसा का नाम था उसका, किताब हिजबुल्लाह कुछ ऐसा, अगर आप में से किसी को नाम आता हो, वो ग्रुप था. सो Iranians supported the Shiite groups in Iraq who killed the American soldiers in Iraq. दो अमेरिकी soldiers मारे गए इराक में. Americans retaliated by killing General Soleimani. So it's linked with the nuclear one because nuclear program की वजह से ईरान पे जब sanctions लगी, ईरान ने proxy war initiate की, और जब proxy war की Americans ने react किया by killing General Soleimani on 3rd January 2020. और उसके response में फिर Americans launched attack on US forces in Iraq. तो escalation बढ़ी जा रही है. This was my point over here. And साथ ही हमने देखा Iranians also shot US drone in Persian Gulf. The Iranians have blocked attacked some of the Saudi ships in Hormuz Strait. तो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में, ईरान और यूएस के दरमियान में एस्केलेशन आपको नजर आ रही होगी इस रीजन के अंदर. दिस इज वन ऑफ द अनदर इंपैक्ट्स ऑफ दिस डील. यूएस लॉन्च्ड इट्स फोर्सेस. ये एग्जांपल चलो मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं जी. यूएस अटैक्ड द जनरल सुलेमानी ऑन 3rd January 2020. उसके रिस्पांस में ईरान टारगेटेड यूएस फोर्सेस इन इराक. ईरान ने मिसाइल हमला किया अमेरिकी बेस पे इराक में. देन इरानियंस शॉट डाउन अ यूएस ड्रोन. यूएस का एक ड्रोन था जो हुर्मुज़ स्ट्रेट के ऊपर इरानियंस ने उसको मार गिराया. इरानियंस हैव अटैक्ड सऊदी ऑयल शिप्स इन हुर्मुज़ स्ट्रेट. ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट वाकयात हैं डिफरेंट. अच्छा, तो यूएस ईरान की एस्केलेशन, यूएस सऊदी अरब की एस्केलेशन बढ़ रही है. नेक्स्ट पॉइंट, दिस यूएस withdrawal has also created transatlantic divide. यूएस और यूरोपियंस के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ है, एक डिवीजन आई है ऑन द ईरानियन इशू. अमेरिका की और यूरोपियंस यूजुअली एक पेज पे होते हैं, यूजुअली दे आर ऑन द सेम पेज, बट ऑन दिस इशू जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी पहली दफा मेजर रिफ्ट आई. सारे यूरोपियंस एक तरफ है, अमेरिका एक तरफ है. अच्छा, जब इराक वार थी 2003 में तो कुछ मुल्क अमेरिका के साथ थे यूरोप के, कुछ अमेरिका के साथ नहीं थे. ब्रिटेन अमेरिका के साथ था, फॉर एग्जांपल जर्मनी और फ्रांस नहीं थे. लेकिन इस ईरान के इशू पे ऑल यूरोपियंस आर हैविंग डिफरेंट पोजीशन देन यूएस. नन ऑफ देम इज सपोर्टिंग यूएस. This is again, this US withdrawal has created transatlantic divide जी, because American position weak है, American position against international law है. That's why Europeans are not supporting the Americans. ये एक major issue है यहाँ पे. Transatlantic division आई है, transatlantic conflict develop हुआ है because of Iranian issue. Next, मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी बनी है या थ्रेट्स ऑफ इंस्टेबिलिटी बने? थ्रेट्स इन मिडिल ईस्ट. मिडिल ईस्ट के अंदर थ्रेट्स हैव इंक्रीज्ड बिकॉज देयर इज अ फियर दैट प्रॉक्सी वॉर बिटवीन ईरान एंड नेबर्स कैन लीड टू अ फुल फ्लेज वॉर. थ्रेट बन गया था जब जनरल सुलेमानी को मर्डर हुआ कि मिडिल ईस्ट रीजन में दोबारा से वॉर हो सकती है.
So Middle East is facing more and more instabilities. There's more chaos, more uncertainties in Middle East. The World War तो नहीं कहेंगे असद, but our major regional war is a possibility in this region. World War नहीं कहेंगे, regional war का एक threat जरूर है. एक दो impacts और जी. One more. This US withdrawal from this deal has an impact on regional alliances. Regional alliances change हो रहे हैं. It has impact on the regional alliances. For example, the Arab states, they are getting closer to Israel and US. UAE की इजराइल के साथ डील, ओमान की पॉसिबल डील, बहरीन की पॉसिबल डील, पॉसिबल इसलिए कह रहा हूं आपके एग्जाम तक शायद ये दोनों हो भी जाएं. So Arab, Israel, US, a nexus is developing against another alliance, which is Iran plus China. Now Iran is getting closer to China and Arab states are getting closer to Israel and US. This is a kind of new alliance system is being established. मैंने यूएई की इजराइल की रिकग्निशन को लिंक किया इसी डील के साथ. जब डील से विड्रॉ किया, एस्केलेशन बड़ी है, राइवलरी बड़ी है, तो अरब स्टेट्स आर टिल्टिंग टुवर्ड्स इजराइल. दे कंसिडर ईरान अ बिगर थ्रेट देन इजराइल. दे डू नॉट कॉल इजराइल अ थ्रेट. इनफैक्ट वो कहते हैं ईरान इज अ थ्रेट, इजराइल इज नॉट. This alliance, or Iran is getting closer to China because thanks to US Indo-Pacific policy, both enemies of the US are getting together. US Indo-Pacific में चाइना को राइवल कह ही चुका है, ईरान भी थ्रेट है उनके लिए. दे आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर. लास्ट इम्पैक्ट इज फिर मैं आपके सवाल लूंगा जी. लास्ट इम्पैक्ट इज द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर proliferation. ये पॉइंट सुनिएगा प्लीज. द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. थ्रेट ये है दैट ईरान कह रहा है, ईरान इज सेइंग दैट इफ सैंक्शंस आर नॉट लिफ्टेड दिस ईयर, अगर अक्टूबर में सैंक्शंस खत्म ना हुई, यानी जो अमेरिकन स्नैपबैक चाह रहे हैं, अगर वो सैंक्शंस खत्म ना हुई, ईरान माइट withdraw from JCPOA. ईरान JCPOA से withdraw कर सकता है. And in a worst case scenario, if the sanctions are not lifted and reimposed, Iran might also decide to withdraw from NPT. ईरान NPT से withdraw करने का भी सोच सकता है. And this was stated by the Iranian Foreign Minister Javad Zarif. जवाद जरीफ साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा ईरान हैज एन ऑप्शन ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम JCPOA एंड इन वर्स्ट केस फ्रॉम NPT. अगर ईरान NPT से विड्रॉ करता है तो इसका मतलब होगा कि उसने जो कमिटमेंट की थी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, वो कमिटमेंट खत्म हो जाएगी. इफ ईरान विड्रॉज फ्रॉम NPT, दैट इज अ क्लियर इंडिकेटर दैट ईरान माइट डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स. इसका मतलब ये होगा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहता है. अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करेगा, व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया सेज इफ ईरान डेवलप्स न्यूक्लियर वेपन्स वी विल. एंड ऑब्वियसली इसको हम कहते हैं डोमिनो इफेक्ट. अ डोमिनो इफेक्ट विल हैपन दैट ईरान के बाद सऊदी अरेबिया के बाद इट माइट बी UAE, इट माइट बी इराक, इट माइट बी देन सीरिया. Multiple states would start pursuing the nuclear weapons program. ये टर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं. इकरा स्पेलिंग आप प्लीज कर लें. सो NPT जो है वो ईरान थ्रेट करता है विड्रॉल का, उससे डोमिनो इफेक्ट यानी अदर स्टेट्स माइट डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स. कायनात ने जो पॉइंट उठाया उसी पॉइंट पे सऊदी अरेबिया ने इसी कॉन्टेक्स्ट में अपना पहला सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप किया. गुड, थैंक यू. सो सऊदी अरेबिया ने पहली दफा अपना सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल किया है, और जब भी कोई मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स बनाती है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सिविल प्रोग्राम. सऊदी अरेबिया ने अभी वेपन बनाने का अनाउंस नहीं किया. सऊदी अरेबिया ने अभी NPT से विड्रॉ नहीं किया.
बट अगर ईरान करता है तो सऊदी अरेबिया हैज अनाउंस्ड दैट इट विल आल्सो डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, वो भी करेगा। लेकिन उसी स्टेप में सऊदी अरेबिया ने अभी तक सिर्फ सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया है, बट दिस सिविल प्लांट विल गिव देम एक्सपर्टीज थ्रू विच लेटर ऑन दे कैन आल्सो डेवलप वेपन्स। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग इट विल हैपन, दैट्स अ पॉसिबिलिटी जी। दिस इज व्हाई आई बिलीव दैट यूएस विड्रॉल की वजह से थ्रेट ऑफ प्रोलिफरेशन बढ़ा है इन 2020 इस सब। So this is all from my side जी, ये सारा मेरा लेक्चर है इसके ऊपर। अब इसमें क्वेश्चन किसी एंगल में भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन पूछे करंट ईरान यूएस राइवलरी में सुलेमानी का मर्डर, तो इट इज एन इम्पैक्ट ऑफ यूएस विड्रॉल, यूएस ने विड्रॉ क्यों किया, और वो सारी डिबेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। कोशिश करेंगे 10 मिनट आपके सवाल ले लें, चैट पढ़ी कर दें, और कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन पब्लिक करिएगा प्लीज। डोमिनो इफेक्ट मींस कि जब कोई एक चीज किसी एक रीजन में एक मुल्क काम करे, बाकी भी करना शुरू हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। एवरीबडी एल्स फॉलोज इट। रीडिंग्स हमार ऑलरेडी आपको मिली होंगी, अगर आपको नहीं मिली तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं फिर देखता हूं आपको दोबारा मिल जाएंगी। यस, यूएई आल्सो डेवलप्ड अ सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट, ट्रू, कायनात। अंबर का सवाल है सर, एज यूएस सैंक्शंस आर ऑन ईरान देन ट्रेड बिटवीन चाइना एंड ईरान विल रिजल्ट सैंक्शंस ऑन चाइना एज वेल। यस अंबर, यही प्रॉब्लम है, जो चाइना और ईरान की डील हुई है उस पर मुझे भी डाउट्स हैं, हाउ चाइना वुड डू इट, बिकॉज अगर चाइना ईरान के साथ डील करता है, ट्रेड करता है, तो यूएस सैंक्शंस चाइना पे भी लग जाएंगी। चाइना कैसे मैनेज करेगा, वी हैव टू सी दैट। गुड क्वेश्चन अंबर। आरिफ सर, काइंडली रिपीट द कॉजेज ऑफ विड्रॉल। ऑफिशियल कॉज है एक, ऑफिशियली उन्होंने कहा दैट ईरान ट्वाइस वायलेटेड द डील, therefore we withdrew from it. Unofficially, because US says that Iran uses proxy war against us, Iran has missile program that can target our allies. ये दो चीजें ऐसी थीं जो न्यूक्लियर डील में नहीं थीं, ये restrictions उसकी डील में नहीं थीं। Therefore, if these two things are re-added to the limits on Iran, तो फिर हम इस डील में जा सकते हैं। Does Iran have a nuclear plant? Asnan, yes, Iran has 3 civil nuclear power plants. Nuclear civil power plants मौजूद हैं। अमेरिका को लगता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा तो अमेरिका के इंटरेस्ट इफेक्ट हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट पॉइंट बरका ने पूछा, मिडिल ईस्ट पॉइंट मैंने कहाँ लिखा है? थ्रेट्स इन मिडिल ईस्ट की बात कर रही है बरका, प्लीज मुझे समझ नहीं आई इसकी। नो रीडिंग ऑफ मिडिल ईस्ट एज वेल। कायनात, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा रीडिंग प्लीज, लेकिन मेरे ख्याल मैंने की हुई है, लेकिन दोबारा कर दूंगा सेंड। और जिन लोगों ने मेरा फेसबुक का पेज वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ, उसके अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारी रीडिंग्स मौजूद हैं, बट उसी से कॉपी करके मैं भिजवा दूंगा। डू यू रियली थिंक दैट ईरान हैज द ऑप्शन ऑफ विथड्रॉइंग फ्रॉम JCPOA एंड NPT? नो, मतलब दे हैव थ्रेटेंड इट, और अगर फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे थ्रेट किया है तो हम इस थ्रेट को सीरियसली लेते हैं। माई आर्गुमेंट इज दे विल नॉट, बट दे हैव थ्रेटेंड इट, दैट्स ट्रू। कायनात को अनम्यूट कीजिएगा। वो ग्रुप का नाम जो कुछ बच्चे नहीं ऑलरेडी, कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता होगा जी। कायनात, कायनात आपकी आवाज नहीं आ रही। वालेकुम सलाम। सर, मैंने वो इजराइल वाली बात पूछनी थी आपसे। सर, मैंने जब ये कहा था कि आपने कहा था प्रॉक्सी कर रहे हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपके एंड पे शोर आ रहा है। सर, ये आता रहेगा शायद, पता नहीं मेरी कोई लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रहा है। कायनात नहीं, वो पीछे बैकग्राउंड में कुछ शोर आ रहा है, मतलब आई एम सॉरी बट आपकी आवाज नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही, आवाज आ रही है? ओके, आई टाइप, यू कैन रिस्पोंड। अगर आप लिख दें फिर प्लीज, क्योंकि मुझे वो आवाज नहीं आ रही। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग एक्चुअली। ओके, आई विल टाइप, देन यू विल रिस्पोंड। जी ठीक। ओके, ऊपर सवाल था, नीचे ऊपर चलते हैं, जरा सा चैट ऊपर करिए। यस अमर, ठीक हो गया, ये तो हो गया सवाल, ठीक है, बस जी। Why Europeans are against US on Iran issue? मरियम का सवाल है। यूरोपियंस, बिकॉज यूरोपियंस समझते हैं कि जो यूएस की पोजीशन है दैट इज वीकर। यूएस ऐसा नहीं हो सकता कि जब चाहे कि डील में है, जब चाहे कि डील में नहीं है। IAEA की जो रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी क्लियरली ये बताती हैं कि ईरान इज लार्जली कंप्लाइंग।
इफ इट इज लार्जली कंप्लाइंग और अमेरिका को कोई इशू था, इट शुड हैव नेगोशिएटेड। आप उन्हीं P5 स्टेट को लेते, 1 स्टेट को लेते और ईरान से नेगोशिएट करते। आपने ये वायलेशन की है, दोबारा ना करिएगा ऐसा। लेकिन आपने यूनिलैटरली खुद ही सैंक्शन लगाना शुरू कर दी विदाउट कंसल्टिंग द अदर मेंबर्स ऑफ द ट्रीटी। तो अमेरिका जो है उसकी पोजीशन वीक है, दैट्स व्हाई यूरोपियंस आर नॉट सपोर्टिंग देम। व्हाई ट्रम्प डिसलाइक द टेरिटरी? व्हिच टेरिटरी है सर? GRP नेम, ग्रुप नेम कमल P5+1। अच्छा नहीं सॉरी, अच्छा इस ग्रुप का, वो मेरा करंट अफेयर्स वाला ग्रुप है जी, वो उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय सर अहमद, नहीं सर नहीं है, करंट अफेयर्स बाय अहमद अली नकवी, मेरे ख्याल में कुछ इस तरह का ग्रुप है। आप में से किसी ने ज्वाइन किया होगा शायद, करंट अफेयर्स बाय अहमद अली नकवी, इस तरह का ग्रुप बनाया हुआ है। मैं रीडिंग जनरली शेयर कर देता हूँ बच्चों के साथ, कोई नहीं आती है तो। अस्मा का सवाल है अगर यूएस दोबारा इस डील में आ जाएगा तो उस टाइम का टाइम तो ऑलरेडी फिनिश्ड हो गया, तो फिर कैसे डील करेगा अगेन एज सच डील? यस अस्मा, इसीलिए अब लोग ये कहते हैं कि अब जो डील है वो पुरानी रिवाइव नहीं होगी। अगर अमेरिका चाहता है तो नई डील होगी, पुरानी रिवाइव नहीं होगी जी। हमने पूछा डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट का मतलब होता है ईरान ने थ्रेट किया कि ईरान विड्रॉ कर लेगा एनपीटी से। अगर ईरान एनपीटी से विड्रॉ करेगा तो वो एक इंडिकेटर होगा कि ईरान वेपन बनाना चाहता है। तो सऊदी अरेबिया कहता है कि अगर ईरान बनाएगा तो हम बनाएंगे, और हमें पता है कि अगर सऊदी अरेबिया बनाएगा तो यूएई भी जा सकता है, इराक जा सकता है, सीरिया, ये फिर सारी स्टेट वेपन बनाना शुरू कर देंगे। तो ये स्प्रेड हो जाएगा। अगर ईरान विड्रॉ करता है और वेपन बनाता है तो ये मैटर स्प्रेड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। बरका कौन म्यूट करे? अस्सलाम वालेकुम सर। पाकिस्तान जी बरका। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था। सर जैसे कि आपने कहा कि यूएस ने विड्रॉल किया तो उसने 2 स्टेटमेंट दी, एक जो उसकी स्टेटमेंट थी वो ऑफिशियल थी और एक अनऑफिशियल थी, ठीक है। लेकिन जी सर, लेकिन ऊपर हम ये भी कह रहे हैं कि यूएस कह रहा है कि उसकी सिग्नेचर अभी तक दूसरी डील पे भी मौजूद है, इसी वजह से वो मतलब सैंक्शन जो है वो रीइम्पोज कर सकते हैं, यानी कि वो स्नैप बैंक कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मतलब दोनों डॉक्यूमेंट्स में कंट्राडिक्शन नहीं आ गई, मतलब दोनों ही आपके पास हैं? अच्छा देखिए, यही तो इसी बात पे तो यूरोपियन नाराज होते हैं। कभी आप कहते हैं हेलो, कभी, आवाज आ रही है? बरका आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी जी सर, सर आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी जी पूछें। तो सर मेरा यही है कि मतलब 2 ऑफिशियल आपके पास स्टेटमेंट है, एक वो स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आप ये कह रहे हो कि आप विड्रॉल कर रहे हो, लेकिन दूसरी वो स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर मौजूद है, जिसकी वजह से आप विड्रॉल कर चुकी है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब अमेरिका ने विड्रॉ किया था ना मई 2018 में बरका, तो उन्होंने कहा था कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम इसमें से विड्रॉल हमारा है, हम विड्रॉ कर रहे हैं उस डील से। लेकिन विड्रॉल का मेथड क्या था बरका, मैंने आप लोगों को बता दिया था। मेथड ये था कि प्रेसिडेंट ने कांग्रेस को लिखा कि ईरान वायलेट कर रहा है, कांग्रेस ने दोबारा सैंक्शन लिया, ऐसा ही था। जी सर। क्या उस विड्रॉल प्रोसेस में ये कहा था कि हम अब सिग्नेटरी नहीं रहे? नो सर। दैट्स देयर पॉइंट। सिग्नेचर तो है ना। ओके ठीक है सर, ओके क्लियर हो गया। ओके सर थैंक इसी को कह रहे हैं। यू। ओके सर थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मेरे तो चैट बड़ा करिएगा, मुझे 2-3 सवाल ले लूँगा बच्चों के। When Trump wrote about Iran's violation of the treaty to Congress, why didn't Congress verify? कांग्रेस तो ऑलरेडी उसके हक में थी, कांग्रेस के अंदर मेजॉरिटी थी रिपब्लिकन्स की महीन, और रिपब्लिकन्स तो चाह रहे थे सैंक्शन लगाए, बहाना ढूंढ रहे थे वो सारे के सारे। They were doing that. So Congress was all okay with that. क्योंकि रिपब्लिकन्स थे। हाँ, अब बाइडेन आ जाएगा तो क्या होगा ये देखना पड़ेगा, बिकॉज बाइडेन का जो रिस्पॉन्स है क्या वो सेम होगा? वी हैव टू सी दैट। यूएस sir, Hezbollah supported by Iran and Hezbollah attacked Israel. So it's not, yes, Kanat, Hezbollah is a proxy against Israel. Yes, that's true. Why Israel opposes Iran? रिदा का सवाल है। ईरान का, जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान का जब रेवोल्यूशन आया था उसका स्लोगन था डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। ईरान और इजराइल तो हमेशा से राइवल रहे हैं जब से ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया। ईरान कंसिडर इजराइल एज अ थ्रेट, इजराइल कंसिडर ईरान एज अ थ्रेट। वो दोनों समझते हैं, एक दूसरे को थ्रेट समझते हैं। और ईरानियन प्रेसिडेंट अक्सर थ्रेट देते रहे हैं दैट इजराइल शुड बी वाइप आउट ऑफ द मैप ऑफ द वर्ल्ड, कि इजरायली स्टेट का नाम मिट जाना चाहिए मैप से। वो थ्रेट करते रहे एक दूसरे को।
सर सैंक्शंस की जो रिस्ट्रिक्शन यूएस का सवाल है, सैंक्शन की जो रिस्ट्रिक्शन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास अलग है और यूएस के पास अलग है, ये समझ नहीं आ रहा। यूसरा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस तो होती हैं, लेकिन हर स्टेट की मर्जी होती है अलग भी, तमाम स्टेट सॉवरन होती हैं, उनकी मर्जी होती है कि वो किसी पे सैंक्शन लगाएं, ट्रेड करें या ना करें, ये उनका राइट होता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अलग डोमेन काम करती है, स्टेट्स अलग करती हैं, दोनों का अलग अलग से चलता है, दैट्स ट्रू। कायनात का सवाल है, इज वाइडर ऑप्टिक्स एग्जाम्पल ऑफ bullying done by the US, but sir it's a multipolar world now, so why UN Security Council is under threat? Kainat, that's the point, जब multipolar world होगी तो UN Security Council यूनिफॉर्मली एक्ट नहीं कर पाएगी। अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड होगी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कंसेंसस नहीं होगा, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कंसेंसस नहीं होगा, काम नहीं कर पाएगी, तो थ्रेट ही बन गया ना, वो तो फिर चैलेंज बन गया उसको, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इकट्ठी काम नहीं करी, बिकॉज हर पावर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। Thank you, Ikra, for sharing the group over here. Sir, Madam Yusa, I sent me test to you, but I think you have forgot to check it. नासिर मैं देखूंगा, मैं दोबारा शेयर कर लूंगा, सॉरी फॉर दैट। फादर का 13 स्टेट्स जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर हैं, 15 में से यहाँ उनकी बात हुई कि वो अगेंस्ट हैं यूएस के, या 5+1 वाले। फाइजा, हम स्पेसिफिकली बात करें तो P5+1 में यूएस एक तरफ है, बाकी 6 स्टेट एक तरफ हैं, और जनरली बात करें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बाकी जो टोटल 13 स्टेट्स हैं वो भी मुखालफत कर रही हैं, तो दोनों बातें दुरुस्त हैं, फोकस बहरहाल P5+1 पे करना चाहिए। आरफ का सवाल है, सर यूएस हैज आल्सो टर्मिनेटेड द फंडिंग ऑफ WHO दिस ईयर एंड माइट विथड्रॉ फ्रॉम इट एज अ मेंबर, इट हैज अनाउंस्ड द विथड्रॉल ऑलरेडी, दिस विल अफेक्ट यूएस ग्लोबल डोमिनेंस। यस आरिफ, थैंक यू फॉर अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये IR वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ये कहते हैं कि यूएस जो हर ट्रीटी से विड्रॉ कर रहा है, JCPOA से, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से, WHO से, पता नहीं कहां से विड्रॉ कर रहा है, TPP से, यूएस विड्रॉ करके अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाकी स्टेट्स को, जैसे चाइना है, जैसे रशिया है, कि आप डोमिनेट करो। तो हम कहते हैं यूएस डिसीजन ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज is an opportunity for states like Iran, like China, Russia, ताकि वो भी अपना रोल प्ले कर सके। एकरा बाइडेन का स्टांस यही है that बाइडेन was the वाइस प्रेसिडेंट जब ये ईरान की डील साइन हुई थी, तो he is in favor of this deal, but क्योंकि अब sanctions रीइंपोज हो चुकी हैं, I don't think Biden will lift the sanctions on Iran, he will continue to toe the same position। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है, क्योंकि लेकिन बाइडेन शुरू में he was the supporter of the deal, वो तो प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट था उस वक्त जब ये डील हुई थी, बट अब उसके लिए वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इजराइल लॉबी आपको पता है इतनी स्ट्रांग है वहां पर। I said Trump disliked the deal of this Iran, so why he disliked it? Because of these two reasons. Because उसको लगा कि ईरान इस डील में, ईरान जो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है वो कंडीशन नहीं थी, और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पे लिमिटेशन नहीं थी। ये दो रीजन है व्हाई ट्रम्प वाज अपोज्ड। सर प्लीज टेल द नेम ऑफ द लॉबीज और ग्रुप्स ऑफ ईरान इन इराक, सीरिया, लेबनान। सही, उनमें से नाम अगर मैं बताऊं, हिजबुल्ला, उसके बाद आप हमास एटसेट्रा लिख सकते हैं। इतना बड़ा फेसबुक का क्या आ गया? इज देयर एनीथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान इन दिस क्वेश्चन? नो जी, देयर इज नथिंग। आखिर में चलिएगा मैडम, आखिरी क्वेश्चन। मेरा टाइम ऊपर हो गया जी, 10 मिनट ऊपर हो गए, सो आई वुड ट्राई टू फिनिश इट अप। With friends like that, who needs enemies? So what will be the effect of conflict between US and Europe on Europe or USA? हम स्पेसिफिकली उस पर बात तो नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली मैंने कहा कि एक बात तय है, उनके दरमियान में डिवाइड जरूर आ गई है यूएस के और यूरोपियंस के दरमियान में। दैट्स टू मनीषा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आई ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, बी सेफ। और उसमें मैं आपको जो लोग ग्रुप में ज्वाइन करेंगे उनको भी मिल जाएगा, बट वैसे भी मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ, आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, और प्लीज इसको फॉलो करते रहिएगा।